जिसको करना है करो. हाँ ठीक है, ओके. Okay, so we'll start with the respiratory system. And you are doing recording or somebody else is doing? नहीं, मैंने भी रिकॉर्ड बटन दबाया तो है. लेट्स सी. Yeah, you start doing on your. हाँ, मैंने कर दिया. So this is respiratory system and comparatively very easy to understand. Very simple to understand. ज़्यादा कुछ इसमें से है नहीं. Only the main जो points आएंगे ना वो हम लोग करेंगे. एंड आई विल स्टिक टू योर मैनुअल जो भी दिया है, तो उसी से उसके ज्यादा डेविएशन नहीं होगा. ओनली सम इंफॉर्मेशन विच आई थिंक इट इज नेसेसरी दैट यू शुड नो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ थेरेपिस्ट. मतलब थेरेपी के हिसाब से आपको जो थोड़ी ज्यादा जरूरत होनी है तो वैसी चीजें मैं बताते जाऊंगा. बाकी जो भी है यू कैन गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुकलेट्स. एंड इट इज ऑलवेज अवर रिक्वेस्ट कि आपको अगर बुकलेट्स में कुछ सुझाव है, इफ यू फील कि दिस इज नॉट करेक्ट, इफ यू फील देर आर सम स्पेलिंग मिस्टेक, इफ यू फील कि यहाँ पे ये करेक्शन करने की जरूरत है, तो प्लीज पॉइंट इट आउट टू अस. वी विल डू द करेक्शंस बिकॉज इट्स अ नेसेसरी. तो जो भी है ठीक करने करके हम आगे बढ़ेंगे. सो वी आर गोइंग फॉर द कंडीशंस ऑफ द कंडीशंस फॉर द व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द हेल्थ. जनरल हम लोग बोलते हैं. एक सेकंड. हाँ, so what are the conditions for the health? All body systems are interrelated and coordinated. मतलब जितने भी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. एंड ऐसा नहीं है कि दे डोंट वर्क इन आइसोलेशन. सो दिस सिस्टम्स आर वर्किंग इन परफेक्ट हार्मोनी. एंड जब भी ये सब इंटर रिलेशन में हार्मोनियसली सब चलेंगे, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ. दैट इज इट. मतलब प्रॉपर नरिशमेंट. अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रॉपर नरिशमेंट थ्रू फूड. हमने अभी अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किया. डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड आएगा, प्रॉपर सिक्रीशंस आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से, है ना. तो ये सब मतलब वट एवर दैट पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस वगैरह जो आ रहे थे, दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. तो पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ दैट total endocrinal system also. So some glands are secreting and helping the digestion. तो ये सब चीजें है ना प्रॉपरली एक दूसरे के साथ ही चलती है. मतलब बॉडी इज टेकिंग नरिशमेंट जो है वो फूड से लेती है. एंड इफेक्टिव रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट. कि ये सब रिमूवल होना, टॉक्सिन निकल जाना बराबर है. तो बाय द मीन्स ऑफ आवर फीसेस एंड द यूरिन एंड द स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार है. यहाँ से टॉक्सिन्स बॉडी बाहर फेंकते रहती है कंटिन्यूसली. और जब भी टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर जाएंगे, सो दैट मीन्स यू आर हैविंग अ हेल्दी लाइफ. ओके. सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, because nervous system is the master system and it's a master system controlling everything. मतलब that day we were talking in the digestive system also कि पेट में दर्द क्यों होता है टेंशन से. बिकॉज अगेन नर्वस सिस्टम मतलब इट्स लाइक अ सेकेंडरी सिस्टम ब्रेन. तो ये भी नर्वस सिस्टम भी अच्छे से फंक्शन होना चाहिए, है ना. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी जाते हैं हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो नरिशमेंट मीन्स व्हाट? प्रोटीन्स, फैट, सॉल्ट्स, मिनरल्स जो भी है वो फूड से आते हैं, है ना. दैट इज कैरिड बाय that is carried by the blood. The blood abhi again the blood means it is a part of the circulatory system. The blood वहां से carry करते हैं. Oxygen through the respiratory system is supplied to tissues through the blood. मतलब blood transport system है. जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे वो ऑक्सीजन कहाँ लगता है? तो हमारे बॉडी का सबसे छोटा से छोटा यूनिट है, दैट इज सेल. देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. मतलब मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस, इतने सारे सेल्स हैं. मतलब वी आर नॉट अ सिंगल लिविंग बीइंग, but we are made up of trillions and trillions of small living organisms which are running inside us and they need food. The food is provided by the digestive system. मतलब जो nourishment, proteins, fats, salts, glucose जिससे बनेगा, and oxygen will come from the respiratory system and it is supplied. तो ब्लड
ब्लड मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो ये है हमारी टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम नोज, lungs and up to the diaphragm. That is the whole respiratory system. But it's a very important system. Obviously, all systems are important, no doubt about it. All systems are important. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, वाइटल प्रोसेस क्या है, बॉडी सेल्स नीड ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन उनको फंक्शनिंग के लिए चाहिए, है ना। मतलब हम बोलते हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें चाहिए मतलब किसको चाहिए, वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, मीन्स those trillions and trillions of cells within our tissues, organs, जो भी है, those cells require oxygen, है ना। so that is the reason. एंड ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, जस्ट अभी मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाई करेंगी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के पार्ट्स क्या है, द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी कि इनहेलेशन, सांस लेना, एक्सहेलेशन मतलब अंदर लेगा सांस तो ऑक्सीजन लेंगे, एक्सहेलेशन देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालेंगे। मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एवरी इनहेलेशन यू आर टेकिंग ऑक्सीजन, एवरी एक्सहेलेशन यू आर थ्रोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, that is the thing. Or gas exchange, this word we have to remember. Gas exchange in the lungs, gas exchange मतलब क्या, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देना, ये तो एक्सचेंज है। वो कहाँ होता है, हमारे लंग्स में होता है। O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब बाय द आरबीसीज, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कॉर्पिसल्स, है ना, वो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते हैं एंड कैरिंग दिस ऑक्सीजन टू द सेल। जैसे हमने बोला कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो वहां पे वो कैरी करके लेके जाते हैं, और वहां से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं एंड लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर थ्रो कर देते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट, है ना। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, that is the gas exchange in our lungs. But this is external respiration. There is one more respiration called as tissue respiration or the internal respiration. ये internal respiration क्या है कि जो ऑक्सीजन अभी लेके आएंगे आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पिसल, लाल रक्त पेशी, जो ये लाल कलर की रक्त पेशी जो लेके जाएगी, वो कहाँ लेके जाएगी, सेल में लेके जाएगी, वहां ऑक्सीजन देगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी। तो ये हो गया, यही एक्सचेंज जो लंग्स में होता है, ऑक्सीजन लेना कार्बन डालना, यही इंटरनल रेस्पिरेशन में सेल लेवल पे होता है। सेल लेवल पे यानी कि सेल ऑक्सीजन लेता है एंड बाहर देता है। एंड आगे चल के सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब सेल में, सेल के अंदर क्या होता है, ओनली ऑक्सीजन नहीं लेता है, तो सेल क्या लेता है, ग्लूकोज भी लेता है ना। तो ग्लूकोज कहाँ से आता है, तो हमने देखा कि फूड से ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कि शुगर, शुगर मतलब एनर्जी। तुमको मालूम है कि कभी किसी को एकदम थकान हो गई तो व्हाट वी गिव, तो ग्लूकोज डी या ग्लूकॉन डी देते हैं, तो थोड़ा सा शुगर का अंदर मात्रा गई तो वी फील बेटर। सो दैट शुगर इज अ एनर्जी। इसका मतलब शुगर खाना ऐसे मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू टू ईट शुगर, बट आई एम जस्ट टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लूकोज। अगर ये शुगर में भी सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, दे आर द डिफरेंट पार्ट्स, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग देम हियर। सो दिस ग्लूकोज जो फूड से आता है, मतलब फूड से बनना है ना, वो शुगर बनने दो। तो ये शुगर जब भी फूड से बन के सेल तक जाएगी, तो सेल क्या करता है उसको, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में सेल, देखो इधर नीचे दिया है फॉर्मूला ग्लूकोज का, C6H12O6, केमिस्ट्री नहीं सिखा रहा हूँ। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है एंड फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड थोड़ा वाटर वेपर, और उसके साथ में लास्ट में एनर्जी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी बन के, एटीपी इज व्हाट, एटीपी इज अवर एनर्जी, वॉट एवर एनर्जी तुमको दिन भर काम करने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, दैट एनर्जी इज सप्लाइड बाय एटीपी। तो जब भी ग्लूकोज फूड से आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से, ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगा, सेल में जाएगा, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एटीपी बनेगी, फिर वो वाटर थ्रो हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वापस टिश्यू सेल दे देंगे ब्लड में, फिर ब्लड आरबीसी आगे कैरी करके बाहर थ्रो करेंगे। अभी दिस इज एक्सलेंट सिस्टम द नेचर हैज मेड।
और इसके बाद में और एक सिस्टम नेचर में काम करती है. व्हाट इज दैट? whatever oxygen all living beings are throwing out, who is absorbing that oxygen? All the green trees. ट्रीज, तो ट्रीज क्या करती है? एग्जैक्टली उल्टा काम करती है. हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेती है. ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, पानी लेती है, एंड अगेन द ट्रीज मेकिंग इट्स ओन फूड. ट्री को जो फूड चाहिए वो सनलाइट के माध्यम से, क्लोरोफिल उसके अंदर ग्रीन यानी कि ग्रीन क्लोरोफिल है, तो वो क्लोरोफिल से वो अपना खुद का फूड बनाती है. एंड व्हाट इट इज थ्रोइंग आउट? ऑक्सीजन. So ऑक्सीजन. that is a balance. So nature is well balanced. So हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन ट्रीज से आता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ट्रीज अंदर लेता है. So it is a give and take for the nature. Okay, this was a little deviation but necessary to mention. अभी हम लोग आते हैं फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट इज द ह्यूमन नोज. दिस इज अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ह्यूमन नोज का, है ना. हम अंदर लेते हैं तो व्हाट इज दिस ह्यूमन नोज? यू ऑलवेज सी ह्यूमन नोज इज पॉइंटिंग. हमारे जो नोस्ट्रिल्स है दे आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. कहाँ? हमारे नोस्ट्रिल्स आर पोजिशन डाउनवर्ड. क्यों? कि बाहर से कुछ भी हवा में से जो भी चीज आनी है तो डायरेक्टली नोस्ट्रिल में घुसेगी नहीं. आप देखो जब भी जोर से हवा बहती है, धूल मट्टी होती है, तो हम ऐसे सर नीचे झुकाते हैं. मीन्स वी आर preventing our nose. Automatically the body is automatically doing this. Unconsciously you will do this, है ना. अभी यहाँ पे जो सुवर्णा का क्वेश्चन था या तुम लोगों का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन के लिए मैं अभी जस्ट तुमको बताता हूँ. व्हाट वी आर हैविंग? वी आर हैविंग टू नोस्ट्रिल्स, यानी कि दो नोस्ट्रिल्स है, एंड दे आर डिवाइडेड बाय स्मॉल सेप्टम. इसके बीच में एक कार्टिलेज है, दोनों के बीच में छोटा कार्टिलेज है. ये कार्टिलेज कहाँ तक रन होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक ही रन होता है. इसके बाद में यहाँ आने वाली हवा, यहाँ आने वाली, राइट लेफ्ट दोनों से आने वाली हवा वापस एक ही जगह में जाती है, एक ही चेंबर में जाती है. दो चेंबर से अंदर एक ही चेंबर में जाती है. यहाँ पे एयर है फिल्टर करने के लिए. हाँ, जहाँ पे भी जो भी डस्ट पार्टिकल्स आएंगे वो फिल्टर करके अंदर वो पकड़ लेंगे. अंदर ये चेंबर में थोड़ा ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है, तो मॉइस्चर रहेगा कि जो भी पार्टिकल है वो उसको मॉइस्चर करके उसको पार्टिकल को आगे नहीं जाने देंगे, एंड हवा को थोड़ा सा गर्म रखेंगे ताकि ठंडा हवा तुम्हारे लंग्स में नहीं पहुंचे. अभी सोचने की बात यह है ना, वी हैव टू थिंक रियली इंटेलिजेंटली कि इफ वी आर हैविंग द सेम चेंबर, आगे जाके फेरिंग्स में से जाके एक ही चेंबर नीचे जाता है, तो यहाँ पे दो चेंबर क्यों दिए नोस्ट्रिल, है ना. वाई टू चेंबर्स एंड दैट टू इतना सा छोटा सा सेप्टम है. अगर वो सेप्टम नहीं होता तो क्या फर्क होता था? ऐसे आवाज आती है, वही चेंबर है. सो देर मस्ट बी सम रीजन. नेचर इज नॉट मेकिंग एनीथिंग विदाउट एनी रीजन. उसको कोई रीजन. सो अवर एंसेस्टर्स स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट मस्ट बी द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. और ये चीज जो हम एंड में, व्हेन आई फिनिश दिस लेक्चर, एंड में, क्योंकि अभी अगर करूं तो थोड़ा सा डेविएशन हो जाएगा. लेट मी फिनिश द लेक्चर ऑन टाइम, एंड इसका आंसर अगर मैं भूल गया तो मुझे रिमाइंड करो. व्हाई देयर आर टू चेंबर्स, टू नोस्ट्रिल्स, क्यों है यहाँ पे, और इसका फंक्शनिंग क्या है, व्हाई इट इज हैपनिंग, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ओके, तो ये हम लास्ट में डेफिनेटली सोचेंगे. तो ह्यूमन नोज का क्या है? अंदर हेयर है फिल्ट्रेशन के लिए, पीछे का चेंबर्स में अंदर जैसे ही हवा जाएगी तो वार्म करने के लिए ये अरेंजमेंट है, थोड़ा सा गर्म जाएगी कहेंगे कि ठंडा. इसलिए हम जब भी लेते हैं प्राण धारणा करते हैं ना, तो बाहर से आने वाली जो ठंडी हवा, सांस छोड़ते हैं वो गर्म हवा, ये जो हम बात करते हैं ना सूक्ष्म लेवल पे प्राण धारणा की, दैट इज द रीजन दैट इज हैपनिंग ओवर हियर, है ना. तो ये completely नोज का फंक्शनिंग एंड दिस सिस्टम इज देयर. दिस फिगर्स यू विल फाइंड एनीवेयर, हमारे बुक में भी है. एंड देन कहाँ पे क्या सिचुएटेड है ना, ये समझने के लिए थोड़ा सा देख लो कि वेयर एग्जैक्टली व्हाट इज देयर. तो जब भी कोई बात करते हैं ना तो विल कम टू नो. दैट इज व्हाई वी, देखो अंदर जाके, जैसे मेरा अगर ये पॉइंटर दिख रहा होगा तो देखो हवा यहाँ से जाती है, ये सेप्टम है दो, फिर आके यही एक ही चेंबर है, फिर यहाँ से अंदर उतर के ये यहाँ नीचे हवा चली जाएगी, है ना.
ये यूसोफेगस पीछे से जाता है और आगे से ये विंड पाइप है, तो विंड पाइप में हवा जाती है और मुंह से आई हवा भी यहाँ से जाती है, बट मुंह से आई हवा फिल्टर नहीं होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि मुंह से हवा लेना ठीक नहीं है। जो भी सांस लेनी है वो नाक से ही लेना है, मुंह से सिर्फ खाने का काम करो। एंड इन इमरजेंसी इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड देन यू कैन ब्रीथ। जब भी सांस बहुत लेने की जरूरत है या वेंटिलेटर लगाने की जरूरत है, मुंह से हवा देनी पड़ती है, दैट इज द रीजन। हम आगे चलते हैं, नेसल कैविटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग। इसके अंदर एक छोटी लाइनिंग होती है और ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग इज अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट नेसल में से। ये एक ही डायरेक्शन में, मतलब जब भी कोई पार्टिकल इसमें आ जाएगा या कोई भी वायरस है जो भी आएगा ये इसमें, तो ये जो एपिथेलियल लाइनिंग्स, इफ यू कैन सी माय पॉइंटर, एपिथेलियल लाइनिंग्स है ना, ये उसको बाहर ढकेलते रहते कंटिन्यूअसली। इट इज ये एक ही डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में हवा ये इस तरफ से जाती है जब भी कोई पार्टिकल रहेगा। इसलिए देखो कि हमें सर्दी हो गई या ज्यादा कुछ हवा में डस्ट है, तो हमारे नाक में जो भी बुगर्स जमा होते हैं, दे आर ऑलवेज कमिंग हियर, they are not allowed to go into our lungs. So ये epithelial lining is flowing and diverting it over here, and then we can clean our nostrils, we can blow our nose and remove boogers etc. And that is a nature's arrangement. So this is this is not given in the book, but I am just explaining to you what it is. है ना? So this is what is there, and there is one more thing, eustachian orifice यहाँ पे दिखा है, तो eustachian tube। अभी ये जो है ना नेसल कैविटी, दिस नेसल कैविटी इज कनेक्टेड टू ऑल, मतलब अंदर से कितने जगह में कनेक्टेड है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। सो आगे जाके वो भी देखते हैं। अभी थोड़ा सा नाक का हमारा दूसरा काम क्या है सांस लेने से, दूसरा है स्मेलिंग, है ना, दैट इज नोन एज ऑल्फेक्शन। तो ये ऑल्फेक्शन कहाँ होता है, तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ होता है, एंड ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स उसके रिसेप्टर, ये भी बुक में नहीं है बट जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, जब भी कोई स्मेल पूरा अच्छा कुछ भी हो आता है ना, तो इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, यहाँ पे जो मॉइस्चर है, तो जो whatever, because what is smell, there are some molecules of the chemicals from the substance, these chemicals are coming, these chemicals molecules are coming, we are inhaling them, and in this particular moisture they are getting dissolved, and immediately this sorry मेरा हाथ लग गया, लेट मी, हाँ, तो ये इमीडिएटली ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स है ना, ये इमीडिएटली उसको सेंस करते हैं, एंड दैट इज थ्रू गिवन टू द ब्रेन। तो हम लोग वो दिन बात कर रहे थे ना पंच महाभूतात्म में कि इंद्रिय एंड अवयव। सो नोज इज अवर अवयव, यानी कि नोज इज जस्ट एन ऑर्गन, बट स्मेलिंग करने का इंद्रिय कहाँ है, तो इंद्रिय शायद ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है ब्रेन में, वो सेंटर। बट ये सब चीजें हमारी पुरखों ने ऐसे कुछ दिखाया नहीं है कि ब्रेन का डिसेक्शन करके। नाउ वी हैव फाउंड आउट कि दिस स्मेलिंग सेंटर्स आर हियर, दिस थिंकिंग सेंटर्स आर हियर, समटाइम्स विल टेक दैट आगे का मतलब जो थिंक सेंटर कहाँ होते हैं, भावनाएं, इमोशंस, वो जब भी आएंगे तो हम लोग उसका भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर करेंगे, सो दिस विल एनहांस योर नॉलेज। तो ये समझो इंद्रिय का काम है, वो ब्रेन में से होता है, एंड नोज इज जस्ट अ ऑर्गन फॉर रिसीविंग द स्मेल। तो ये आगे चलते हैं अभी। तो साइनसेस एंड साइनसेस है एंड लैक्रिमल सैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैरानेसल साइनसेस जो है ना, हमने खाली सुने कि साइनस साइनस साइनस, तो कहाँ कहाँ साइनस होते हैं, यह है फ्रंटल साइनस एग्जैक्टली इन योर फोरहेड। तो ये कहाँ से हो गए फ्रंटल साइनस का काम, कपाल भाती, करेक्ट, दे आर इन द कपाल, कपाल यानी कि फोरहेड। तो ये फ्रंटल साइनस, ब्राइटनिंग ऑफ द कपाल, कपाल भाती, तेज जो आता है कपाल भाती करने के बाद,
बिकॉज दिस फ्रंटल साइनसेस आर क्लीन। तो जब अभी कपालभाति के स्ट्रोक्स देते हैं ना, तो एयर इज नॉट ओनली गोइंग, तो फोर्सफुल एक्सपल्शन, एक्सलेशन जो करते हैं, तो हवा नोस्ट्रिल से बाहर निकलने के लिए कम जगह है, तो हवा कहाँ घुसती है? साइनसेस में घुसती है, एंड इट्स मेकिंग द साइनसेस क्लीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिलरी साइनसेस को क्लीन करती है, इथमॉइड, स्पिनॉइड, एंड लास्ट तक अच्छे स्ट्रोक्स 120 150 स्ट्रोक्स जब भी हम देते हैं, तो हवा पूरी नाक से निकलने से बाकी हवा अंदर घुसती है, अंदर से जो भी डस्ट पार्टिकल्स जो भी है साइनसेस से निकाल के देती है। इसमें साइनसेस जब भी क्लीन रहेंगी, दैट मीन्स यू आर गेटिंग मोर लाइटर एंड ब्राइटर, मतलब दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड, एंड दिस साइनसेस शुड रिमेन क्लीन। क्या होता है ना, साइनसेस आर कंटिन्यूअसली having some secretions करते हैं, and these secretions, all these secretions are coming into your nasal cavity, और nasal cavity में आती है, मतलब नाक के अंदर साइनसेस से जो द्रव निकलता है वो द्रव वहां पे आता है, एंड दैट इज मेकिंग एंड कीपिंग तुम्हारा जो पूरा नेसल कैविटी है ये जो है उसको वेट रखने का, यानी कि गीला रखने का काम ये साइनसेस भी करते हैं। साइनसेस का दूसरा काम है वो बैलेंसिंग भी रखना। देन हमने देखा है कि वो साउंड में भी साइनसेस का काम आता है ना, मतलब साउंड जो होती है तो साउंड का भी वेरिएशन, इसलिए बोलते हैं ना कि मुकेश नेसल साउंड में गाता है ना, मुकेश का साउंड नेसल साउंड है, वो जैसे गाता है। तो ये ध्यान में रखो कि ये जो है ना वो साइनस से उसके आवाज आती है उसकी, मतलब यू कैन नॉट। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट वेरिएशन है। तो ये गायक जो सप्त स्वर में गाते हैं तो उनके साइनसेस वेरी क्लियर है, और वहां पे उनका वोकल कॉर्ड्स का जो हवा है वहां से घूम के आ सकती है। ये सब चीजें ठीक है, इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, ये कोई मतलब ये समझने के लिए तो ये साइनसेस है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लैक्रिमल सैक, ये आंखों के ऊपर एक, हमारे आईज के ऊपर एक सैक, वहां से कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा, मतलब जो अश्रु है वो भी यहाँ से होते हैं, एंड दिस इज कीपिंग अवर आईज क्लीन। तो ये मैं इसमें क्यों बता रहा हूँ कि this is also, this lacrimal sac is also sending some secretions into your nasal passage। ये कैसे मालूम होगा? तो ये ऐसे मालूम होगा जब भी कोई आई ड्रॉप्स कभी आपने डाले होंगे, आई ड्रॉप्स, तो यू विल फील दैट आई ड्रॉप्स का टेस्ट अपने गले में आता है, वो कड़वाहट, आई ड्रॉप्स की कड़वाहट यहाँ आती है। तुम्हारा जो ड्रॉप्स है वो तो आंखों में डाला है, तो यहाँ कहाँ आ गया? दैट मीन्स दैट चैनल इज स्टिल ब्यूटीफुल, चैनल इज देयर। सो ये लैक्रिमल सैक्स जो है वो वहां पे देती है। सिमिलरली हमारा दूसरा बैलेंसिंग, ये कान से जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो वहां से, उसका भी ओपनिंग गले में है। सो दिस इज द सप्तपथ। यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ ऑरिफिस आर ओपनिंग, वो हम बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। सो जस्ट एन इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत ध्यान में रखो कि ये लैक्रिमल सैक इज आल्सो सेंडिंग द सिक्रीशंस, साइनसेस सेंडिंग द सिक्रीशन एंड कीपिंग ऑल दिस चैनल्स क्लीन। सो ये नेसल पैसेज एंड नेसल कैविटी का इंफॉर्मेशन हो गया है ना। नाउ कम्स द फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, है ना। तो फेरिंग्स का काम क्या है? फेरिंग्स इज अ वेरी कॉमन पैसेज है, और जो भी हवा आएगी, फूड आएगा तो फेरिंग्स में आएगा। लेकिन आपने सबने सुना होगा ना कि कॉमन पैसेज फॉर फूड, तो यूसोफेगस एंड विंड पाइप, विंड पाइप यानी कि ट्रैकी, है ना, ये दोनों नजदीक नजदीक है, फेरिंग्स में ही ओपन होते हैं। लेकिन इसके ऊपर ये फ्लैप है, कौन सी फ्लैप है? इपिग्लॉटिस। ये जब देखो इपिग्लॉटिस की फ्लैप है, जब भी फूड आएगा ना तो इपिग्लॉटिस की फ्लैप उसको बंद कर देगी, है ना, एंड फूड जाएगा यूसोफेगस में। जब भी फूड नहीं है तो ये ओपन रहेगा, एंड एयर विल गो इनटू द विंड पाइप। तो हवा अपने विंड पाइप से हम अंदर लेते हैं, लेकिन फूड उसमें अंदर जाने नहीं देते। तो फूड कभी बाई चांस अगर फूड का कोई पार्टिकल इपिग्लॉटिस को चकमा देके हमारे विंड पाइप में गए तो क्या आता है? खांसी आती है करके, मतलब जिसको हम मराठी में बोलते हैं ठसका, जोर से ठसका लगता है, और वो इतना जोर से लगता है कि पूरा तुमको थ्रो कर देती है बॉडी बाहर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, मतलब अंदर
इतना भी फूड पार्टिकल भी विंड पाइप में जाना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू द लंग्स। लंग्स में अंदर कुछ भी चीज, डस्ट पार्टिकल भी नहीं जा सकता। सच अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट में, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसी अरेंजमेंट है, क्या है। इसके लिए हम लोग देखो, जब भी कल ये तुम रबर नेती यानी कि सूत्र नेती कर रहे थे, तो हम अंदर हाथ डालते हैं, तो व्हाट वी फील, देयर इज अ स्मॉल पार्ट, यूवुला। यूवुला जिसे मराठीमध्ये आता जे कोण असतील त्यांना पडजीप, अंदर एक पीछे छोटा सा लिटिल टंग अंदर रहती है। दैट यूवुला प्लेस, दिस यूवुला इज ओवर हियर, दिस यूवुला प्लेज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इनटू दिस। उसका क्या काम है वो भी अभी हम देखेंगे। इसके बाद में फेरिंग्स होने के बाद हवा जब भी अंदर जाती है तो है लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। यहाँ पे हमारे आवाज, अभी जब मैं बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं, ये सब द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस इज टेकिंग प्लेस इन द लैरिंग्स। तो वहां पे क्या है, वोकल कॉर्ड्स है, तो स्पीच प्रोडक्शन ये ट्रैकी में अंदर वोकल कॉर्ड्स है, दैट इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, इज नोन एज द लैरिंग्स। और वहां पे जो वोकल कॉर्ड्स है, एंड दोज वोकल कॉर्ड्स आर covered by glottis। वोकल कॉर्ड्स आर कवर्ड बाय द ग्लॉटिस। अब ये ग्लॉटिस हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि पार्शियली क्लोज योर ग्लॉटिस ड्यूरिंग व्हाट, उज्जयी प्राणायाम, है ना। एंड इपिग्लॉटिस तो कवर करता है ट्रैकी का ओपनिंग, विंड पाइप। ग्लॉटिस, बहुत लोगों को ये समझता नहीं इपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस का फर्क। तो इपिग्लॉटिस का काम है विंड पाइप को क्लोज करना जब भी फूड खाते हैं, और ग्लॉटिस का काम है कि वॉइस प्रोडक्शन, जो वोकल कॉर्ड्स है उसमें हवा का रेगुलेशन करना। जब भी हम बात करते हैं तो कैसे होता है, तो इसलिए बोलता है कि ग्लॉटिस को कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्स्ट्रिक्ट करो, और वो आवाज, जब भी हम कल रेस्पिरेटरी की प्रैक्टिस ले रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, भ्रामरी रेचक कर रहे थे, या उज्जयी कर रहे थे, उज्जयी स्पेशली जब भी करते हैं तो कॉन्स्ट्रिक्ट करके ग्लॉटिस को आवाज करते हैं। बहुत से लोग उसको स्नोरिंग साउंड बोलते हैं, इट इज नॉट स्नोरिंग। स्नोरिंग साउंड इज कमिंग फ्रॉम दवर नेसल पैसेजेस, ओके। नेसल ब्लॉकेज से आता है, वो ग्लॉटिस से नहीं आता है। सो ग्लॉटिस इज स्पेसिफिकली, एंड ग्लॉटिस का अच्छे से तुम उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो योर वॉइस क्वालिटी आल्सो improves। दैट इज द ब्यूटी। नाउ सी हाउ दैट इज हैपनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस दिस। सो ये एक पिक्चर है कि ये है, यू कैन सी माय एरो, दिस इज द एपिग्लॉटिस, और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स के ये ग्लॉटिस है। दिस ग्लॉटिस इज ओपनिंग एंड एपिग्लॉटिस इज कमिंग। हाँ, अभी इसका और एक चीज आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल देखने को मिलेगा। 1 सेकेंड। हाँ, ये देखो, ये यूवुला है, ये एपिग्लॉटिस कवर करेगा, ये वोकल कॉर्ड्स है इसके अंदर लैरिंग्स के, एंड पीछे का जो है छोटा, दैट इज योर यूसोफेगस, है ना। तो एपिग्लॉटिस कवर करेगा विंड पाइप को, तो फूड यहाँ से यहाँ अंदर इधर निकल जाएगा, एंड दिस वोकल कॉर्ड्स आर विद इन दिस ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। बट ये ना चीज इतनी इजीली समझती नहीं जितनी इजी आपको अभी समझेगी, ओके। एपिग्लॉटिस का मैकेनिज्म देखते हैं। You can see. Can you see when the food particle is coming? This is uvula पड़जिप, ये फूड आया तो ये epiglottis कैसे, देखो ये विंड पाइप है, epiglottis फूड आएगा तो विंड पाइप कैसे क्लोज किया एंड इसको डाइवर्ट किया यूसोफेगस में, isn't it? अभी इससे अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो जैसे ही फूड आया, यूवुला ने उसको आगे ढकेल दिया, और ये epiglottis उसको कवर करके हमारे यूसोफेगस में उसको डाल दिया, तो ये फूड इसमें जाएगा नहीं। दिस इज द ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। और ये ग्लॉटिस साउंड प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो ग्लॉटिस मतलब दिस इज व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हेन योर वॉइस पिच, हम लोग जब ये वो ग्राफ लेते हैं वॉइस का मॉड्यूलेशन का, कम ज्यादा, तो जो वेव निकालते हैं साउंड की, जो क्रस्ट एंड स्टॉप की, तभी देखो, तो दिस आर एक्चुअली साउंड जब भी प्रोड्यूस हो रहा है तो ग्लॉटिस ऐसे ओपन बंद होते रहते है ना। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ सब सुन रहे हैं ना, जस्ट लेट मी नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Interesting. Yes, sir. Very interesting. Yes, sir. Yes, sir. Very मेरी interesting. मेरी पीपीटी भी चल रही है नहीं चल रही है क्या समझ। नहीं, it's interesting. What you see is a tree. Tree has lots of branches, है ना।
बड़े ब्रांच, छोटे ब्रांच, छोटे ब्रांच और छोटे ब्रांच, और लास्ट में उसके पत्ते, है ना, लीव्स। सेम इज द अरेंजमेंट इन योर लंग्स, है ना। सो क्या है, पहले ये तुम्हारा ट्रैकी है यानी कि विंड पाइप है, फिर उसके दो तुम्हारे ब्रोंकाई निकलते हैं यहाँ से, है ना, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, ऐसे दो निकलेंगे। फिर उसके ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे, फिर ब्रोंक्यूल्स के छोटे ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे, छोटे 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 छोटे, एंड जैसे झाड़ के मतलब पेड़ के जैसे पत्ते हैं वैसे लास्ट में वो होगा अल्वियोलाई, यानी कि छोटी सी एयर सैक, है ना। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। और ये राइट साइड में 3 लोब्स है एंड लेफ्ट साइड में 2 है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट को ऑपरेट करने के लिए ये, और नीचे है डायफ्राम। तो ये हो गया। अंडरस्टैंडिंग इजी आने के लिए मैंने ये पिक्चर आपको। नाउ दिस अल्वियोलाई, अभी जो हमने गैस एक्सचेंज की बात की कि अल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होता है, मतलब क्या होता है, लंग्स में गैस एक्सचेंज कहाँ होता है, तो इट हैपन्स। अभी इधर कितना 30 मिलियन इट इज सेड, अभी तो काउंटिंग नहीं किया मैंने, या तो करने की जरूरत, बट अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन, मतलब इतने 30 मिलियन यानी कि करोड़ों अल्वियोलाई है। एंड जब भी हम बोलते हैं कि ये अल्वियोलाई में ये पूरा हम लोग जब भी सांस लेते हैं, सांस भरते हैं, तो ये हवा अंदर आती है। अभी ये छोटे 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 मतलब ग्रेप्स के जैसे यहाँ पे दिखते हैं एंड में, है ना। और इसके ऊपर अपने को हमें क्या दिख रहा है कि रेड कलर की कैपिलरीज है एंड ब्लू कलर की वेन्स है। तो ये रेड कलर की कैपिलरीज, ब्लू कलर की वेन्स। अभी क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड यानी कि लेट अस कॉल इट इम्प्योर ब्लड, कि जो आता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आएगा, ब्लू है जो वेन्स लेके आएंगी। तो यहाँ पे जैसे आएगी, हियर यू कैन सी द अंदर ये बड़ा किया है अल्वियोलाई का पिक्चर। तो हवा अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगा, फिर क्या होगा, ये ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं दिस इज डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी, यानी कि लाल रक्त पेशी जो है त्याच्या उसमें ऑक्सीजन उन्होंने सेल को दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके यहाँ आई है। तो यहाँ से आएगी और इमीडिएटली यहाँ से ऑक्सीजन भर के लेगी, ऑक्सीजन भर के लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो भी है डालेगी, और यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड है वो यहाँ पे फुल्ली ऑक्सीजनेटेड बन के पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगी, हार्ट की तरफ निकल जाएगी, सर्कुलेशन की। समझ में आया अच्छे से Yes, sir. कि गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो Yeah. ये हर एक अल्वियोलाई में होता है। तो जितनी हम अच्छी सी डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस जब भी लेंगे, मैक्सिमम अल्वियोलाई भरेंगे, जितने भरेंगे उतनी ज्यादा हमारे ऑक्सीजन की जो गैस एक्सचेंज को हेल्प होगी। सो शैलो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन कम आएगा, डीप ब्रीदिंग यानी कि जो अच्छी ब्रीदिंग हम करेंगे, सांस भर के थोड़ा टाइम रुकना एंड देन छोड़ना, दैट मीन्स यू आर गेटिंग गुड ऑक्सीजन। तो देखो ना, कभी सांस जब भी थक के आते हैं और बैठते हैं और ऐसे 10 12 15 सांस जब भी जोर से अच्छे से लेते हैं, यू फील फ्रेशनड अप। व्हाई यू फील फ्रेशन अप? बिकॉज all your alveoli are sucking oxygen, giving it to your tissues. Tissues are taking nourishment, is fresh oxygen, and immediately is making ATP, and that energy you are getting, and you are getting energized. That is the beauty of the system, of the respiratory system. ये सब समझने में आसान है, इजी है एकदम समझने। तो ये गैस एक्सचेंज यहाँ पे होती है ना। तो आगे चलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये पिक्चर आपको अच्छे से दिखाएगा कि देखो रेड ब्लड कॉर्पसेस जा रही है, छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल उन्होंने दिखाया, दैट इज ऑक्सीजन, दिस इज टेकिंग गोइंग गिविंग अवे द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेके रेड बन रही है और हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ जा रही है, फिर हृदय उसको पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम भेज देगी। दैट इज द थिंग। एंड ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, इस सेल के अंदर कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है। एंड दिस इज ऑल इमेजिनरी, आर्टिस्ट इमेजिनेशन है, ऐसे कोई पिक्चर नहीं है, बट दिस इज हाउ इट हैपन्स, because some nutrients are coming, oxygen is coming, and this chain is nothing but the energy of the ATP. तो ये
यहाँ पे एटीपी बन रहा है, एनर्जी हो रही है, एनर्जी इज गिवन टू द मसल्स, काम करने के लिए हमारे स्नायु के लिए वो एनर्जी जा रही है। ओके, नाउ वी आर द थोरेसिक कैविटी, यानी कि हमारी चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट कैविटी में है टाइम है, तो चेस्ट कैविटी क्या है? चेस्ट कैविटी में क्या है? हमारा रिब्स है ना, एंड हार्ट है सब, एंड नीचे डायफ्राम है, एंड लंग्स है। लंग्स आर द पार्ट ऑफ द, बट रिब्स जो है ना, तो रिब्स में भी कोई मसल्स है, दे आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स, दे आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मसल्स। जैसे कि डायफ्राम है, वो भी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, रिब्स आल्सो मस्कुलोस्केलेटल का पार्ट है, इंटरकोस्टल मसल भी मस्कुलोस्केलेटल, बट दीज आर रेस्पिरेटरी मसल्स। डायफ्राम इज द मेन रेस्पिरेटरी मसल, एंड जो रिब्स यानी कि हमारी फसलियां है ना, ये फसलियों की मतलब ये हड्डियां जो है रिब्स की, यानी कि आपल्या बरगड्या, तर त्यांच्या उनको भी मसल्स खींचते हैं, क्या करते हैं, तो वो कैसे होता है वो भी हम इसमें देखेंगे। रिब केजेस विद इंटरकोस्टल मसल, लंग, हार्ट, डायफ्राम, ये सब उसके अंदर में आ गया, जैसे मैंने अभी बताया। तो ब्रीदिंग, डायफ्राम मूवमेंट। तो डायफ्राम में क्या होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनहेलेशन करते हैं, ये परमानेंटली मतलब लिख के रखो अपने ब्रेन में। इनहेलेशन मीन्स डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स डायफ्राम गोज डाउन, व्हेन डायफ्राम मूव्स डाउन, ऊपर ज्यादा, मतलब ये सब आपको आएगा जब भी आप तड़ागी मुद्रा, अग्निसार, आवेग अग्निसार, उड़ियान बंद, ये सब करेंगे तभी आपको ये सब आएगा ध्यान में। एंड देन एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या होता है, दैट आल्सो आई विल शो यू इन दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इनग्रेन करो कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि डायफ्राम गोज डाउन, क्रिएट स्पेस इनटू योर thoracic cavity. Exhalation means diaphragm relax होता है, रिलैक्स होता है यानी कि अप, जब भी डायफ्राम अप आता है तो हवा बाहर फेंक जाती है, मतलब लंग्स में से हवा बाहर थ्रो होती है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है इनहेलेशन में, नीचे जाता है तो लंग्स फूल जाते हैं, है ना। मतलब हम नाक से या सांस से लेते हैं, मतलब क्या कि एक डायफ्राम है वो ऊपर नीचे करते रहता है, इसलिए लंग्स फूलते हैं, लंग्स होते हैं। अदरवाइज लंग्स हम नहीं फुला सकते, डायफ्राम जैसे प्रेशर क्रिएट करता है चेस्ट कैविटी में, वैसे लंग्स फूलते हैं या बंद होते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो ये पिक्चर देखो and you will understand what it is, and we will keep quiet and just watch this. This is a beautiful picture I got, how the diaphragm moves. So देखो, this is diaphragm, पेट की भी मोशन देखो, एब्डोमिन है ना, हम बोलते हैं ना कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग करो, उदर श्वसन, देखो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, अंदर लिया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, ऊपर भर गया फेफड़ों में, एक्सलेशन, अंदर सांस लिया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायफ्राम रिलैक्स हो गया। समझ में आ रहा है ना? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सर बोलो सर ना। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, हम तो लोग इनहेल करते थे, नहीं डायफ्राम नीचे जाता है तभी हम इनहेल करते हैं। मैं यही क्वेश्चन के लिए रुका था। राइट सर। हम इनहेल करते हैं मतलब डायफ्राम नीचे जाता है तभी हम इनहेल करते हैं, और डायफ्राम डायफ्राम रिलैक्स होता है ऊपर आता है तभी हम एक्सेल करते हैं। हम कुछ नहीं करते, डायफ्राम इज डूइंग। ठीक है, बस यही जानने के लिए मैंने ये पिक्चर दिखाया था, यही ठीक है। तो क्वेश्चन सर, की मुझे इंतजार था। ओके, इस पिक्चर में ना सर, इस पिक्चर में जैसे हम डायफ्राम जब नीचे जाता है तो आइडियली हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स बाहर की तरफ पुश होते हैं, करेक्ट? राइट ना सर? देखो ना, आप वापस थोड़ा टाइम चालू रखता हूँ, आपके सब क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखो सही, अभी नेचुरली भी अभी होता देखो, है। जो नेचुरली जो विसरल ऑर्गन्स है ना, उसको कुछ नहीं होता है, ऊपर नीचे वो होना है ना, दे आर इन देयर प्लेस, बिकॉज विसरल ऑर्गन्स आर आल्सो एम्बेडेड इन अ सैक, है ना, वो भी अंदर सैक के अंदर है, ऐसे छुटे छुटे नहीं है वो। तुम्हारा पूरी आंत, तुम्हारे ऑल इंटेस्टाइन, ये सब है। इसलिए हर्निया की बीमारी जो होती है, वो सैक को छेद गया तो इंटेस्टाइन बाहर आता है, ये सब चीजें वो बाद में आएंगे।
तो तो समझ सर लो। जब हम जैसे सेक्शनल ब्रीदिंग बोलते हैं कि आप चेस्ट ब्रीदिंग करो, हाँ, तो आता है, मैं आता है ठीक उसके है, लिए भी आता हूँ अभी। ठीक अभी है। ये देखो, है ना, हाँ जी। अभी आप जो सेक्शनल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, मुझे मालूम था, ये सब चीजें सोच के ही मैंने किया है। तो इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि व्हेन यू आर नीडिंग, जो योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं, तो ऊपर मतलब सर का इंस्ट्रक्शन याद करो, लोअर चेस्ट अप, अपर चेस्ट अप, शोल्डर्स अप। तो ये यू आर मेकिंग मोर स्पेस, तभी क्या करते हो, ये जो रिब्स के जो इंटरकोस्टल मसल है वो एक्सपांड करते हो, यू आर गेटिंग मोर स्पेस। आप जो तुम्हारी जो आपकी जो ब्रीदिंग, नीचे की ब्रीदिंग हो रही है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो रही है, उसको एडिशनल हेल्प कर रहे हो, यू आर गेटिंग मोर हेल्प, मतलब मोर एयर इनसाइड। तो इंटरकोस्टल मसल्स के साथ में यू आर मूविंग, ये तुम्हारे जो कैप्टुला, सॉरी क्लाविकुलर बोन्स जब भी ऊपर करते हैं तो ये स्पेस ज्यादा बनाते हैं, ये चेस्ट चौड़ा हो जाता है, और तभी तुम्हारा डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, तो ये लंग्स और फूलते हैं। जब ये लंग्स और फूलते हैं, मैक्सिमम अल्वियोलाई आर गेटिंग ऑक्सीजन। समझे? तो सर हमारा दिस लंग्स कहाँ ये से शुरू सेक्शनल होता है? ब्रीदिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर लंग्स हमारा कहाँ से शुरू होता है एग्जैक्टली? लंग्स के जो लोब्स। डायफ्राम के ऊपर, तो रिब्स के अंदर ही डायफ्राम के एम्बेडेड ऊपर, है ना, रिब्स के अंदर ही है ना लंग्स। ओके, के अंदर डायफ्राम के ऊपर। ये डायफ्राम के ऊपर। अभी दूसरा एक चीज है, इफेक्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड ऑन द ब्रीदिंग। मतलब हम बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे अल्टीट्यूड में, हाई अल्टीट्यूड में जाएंगे, लेह लद्दाख में जाएंगे या होंगे, तो क्या बोलते हैं, जस्ट टेल मी समबडी, क्या होता है जनरली? ऑक्सीजन की कमी होती है ऑक्सीजन फिर। कमी हो जाती है सर। बिल्कुल, Difficulty in बिल्कुल, breathing. सबसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन, अच्छा सबसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। सर, हवा तो का फिर सैंपल रनर्स के कहीं, लिए भी तो बोलते हैं कि रनिंग बड़ा डिफिकल्ट होता है, हाँ, क्यों लेवल। होता है, क्यों होता है, अभी समझ लो। जी ये जो बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन की कोई, हवा का सैंपल कहीं से भी लो, एवरेस्ट से, एवरेस्ट के उधर से भी ले लो या इधर से ले लो, हवा में 21% ऑफ ऑक्सीजन, 80% ऑफ 79% ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। प्रोपोर्शन कहीं भी उतना ही रहेगा, 80-20 प्रोपोर्शन। ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं भी जाओ, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। कमी किसकी होती है? एयर प्रेशर की। जब भी तुम जाते हो तो हवा, हवा का दबाव कम हो जाता है। जो सी लेवल पे हवा का दबाव सबसे ज्यादा होता है, हवा से जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड से ऊपर ऊपर जाएंगे, हवा का प्रेशर कम होता है। हवा का प्रेशर कम हो गया तो हमको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम होने से हम जितना भी जोर से सांस लेंगे तो हवा कम ही आएगी अंदर, मतलब उनको द पार्शियल प्रेशर इसे बोलते हैं। तो दैट मीन्स वट एवर ऑक्सीजन यू आर गेटिंग एट द सी लेवल, इसलिए बोलते हैं कि पहले एक दिन जाके रेस्ट करो, अक्लाइमेटाइज करो वो हवा में, अक्लाइमेटाइज करो, गेट एक्वेंटेड विथ दैट। इसलिए जो शेरपाज वगैरह जो है, जो ऊपर काम करते हैं, उनके लंग्स ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं बिकॉज दे आर बॉर्न एंड जेनेटिकली वहां है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें तकलीफ होगी। भागेंगे तो क्या है कि तुमको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत लगेगी, लेकिन प्रेशर ही नहीं है उतना अंदर देने के लिए, तो प्रेशर कम है, इसलिए कोई ऑक्सीजन कम है ऐसे सोचो मत। ऑक्सीजन कम होगा ये नामुमकिन बात है, इसलिए हम इतनी गलत चीज बोलते हैं ना कि वहां ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम नहीं है, ऑक्सीजन का टोटल प्रेशर कम है, तो टोटल प्रेशर कम है प्रेशर कम। इसलिए हमें दिक्कत होती है। ओके, दैट इज द वन थिंग, दैट इज व्हाई पहले पूछा, आउटसाइड एयर प्रेशर इज लोअर देन इट इज इनसाइड द लंग्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू पुल द थिनर एयर इनसाइड। तो तुमको पुल करने के लिए, इसे वेन्स को पुल करने के लिए, और इसको ताकत नहीं है, इसलिए तुमको सांस लेने में दिक्कत होती है। और बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है ना, एक या दो दिन उधर रहेंगे ना तो बॉडी विल गेट अक्लामेटाइज, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन सडनली प्लेन से लैंडिंग करोगे लेह में तो ये तकलीफ होगी। लेकिन आप मनाली से या कश्मीर से, श्रीनगर से आहिस्ते आहिस्ते बाय रोड जाओगे, थोड़ा थोड़ा अल्टीट्यूड गेन करके, तो लेह में तकलीफ नहीं। दिस इज द रीजन, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई अल्टीट्यूड, ये ध्यान में रखो। ओके, इट इज नॉट बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस। ओके, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल रिफर्स टू द एक्सटेंट हीमोग्लोबिन कितना बाउंड होता है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन, हम वो भी सोचते हैं और वो भी देखते हैं। ओके,
सर लो अभी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल एंड ऑक्सीजन की जो कमी है दे बोथ आर डिफरेंट। या वही है, मतलब तुमको ऑक्सीजन की लेवल सैचुरेशन जितना होना चाहिए ब्लड में, तुमको मतलब हीमोग्लोबिन को जितना उतना ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो गई ना। पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन उतना नहीं मिल रहा है, तो सैचुरेशन लेवल कम हो गई, तो तुमको एनर्जी कम हो जाएगी। बट व्हेन यू आर गेटिंग एक्वेंटेड, तो योर लंग्स स्टार्ट गेटिंग अकोमोडेटेड विद द आउटसाइड प्रेशर। आउटसाइड प्रेशर को अकोमोडेट किया, देन ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हो जाएगी। सो ग्रेजुअली अगर चढ़ जाएंगे, हाइट अल्टीट्यूड गेन करेंगे, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। दैट इज द ब्यूटी। ओके, दैट इज ओके अभी ब्रीदिंग ऑफ अ फीटस। अभी ये तो इट्स अ सिंपल थिंग है कि फीटस है जो जन्म लेने से पहले, वेयर इट इज टोटली स्विमिंग इन द एमनियोटिक फ्लूइड इन द वुमन्स वुम, मतलब जो माँ के पेट में एमनियोटिक फ्लूइड है, फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है। तो उसको कहाँ से मतलब उसको कहाँ से लंग्स उसके काम करेंगे? उसको बाहर की हवा का कोई संपर्क नहीं है, लेकिन उसको ऑक्सीजन देने के लिए नेचर ने एक अरेंजमेंट किया है, दैट इज नोन एज द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से उसको नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड। मीन्स उसका हार्ट है, हार्ट इज फंक्शनल, हार्ट तो फंक्शन होता है, बट लंग्स फंक्शन नहीं है। रिमेंबर, लंग्स उसके फंक्शन नहीं है। लंग्स डेवलप होते हैं, पूरे लंग्स डेवलप है, बट लंग्स डेवलप नहीं है। तो लंग्स को बाईपास किया जाता है। जब भी अंदर है फिटस, तो लंग्स को बाईपास किया जाता है। देयर आर टू बाईपास थिंग्स, एक है फोरामेन ओवल एंड दूसरा है डक्टस एंटेरियरिस, है ना। अभी आज भी मैं एकदम डिटेल में उसके नहीं जाता हूँ, बिकॉज इट इज एक्सप्लेन वेल इन योर बुक, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट इट इज। तो ये फिटस एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोटिंग है, और उसकी नरिशमेंट कहाँ से आ रही है? अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, ज्याला मराठीमध्ये नाळ, है ना। तो मदर इज प्रोवाइडिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड द ऑक्सीजन थ्रू द प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा इज प्रोवाइडिंग द ब्लड टू द बॉडी में। उसको ब्लड सर्कुलेशन वहां से होता है, और जब भी वो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो फिटस के हार्ट में, तभी अभी जब भी हम ना सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे ना, तभी वापस एक बार उसको रिवाइज करेंगे, तभी यू विल इमीडिएटली। तो ये फोरामेन ओवल, ये फोरामेन ओवल मतलब क्या होता है ना, कि ऊपर के, अभी आपने तो थोड़ा सा आपको मालूम होगा कि राइट ऑरियम एंड राइट वेंट्रिकल, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स को प्यूरिटी के लिए जाएगा, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल विल पुश द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आयोटा इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लंग्स नहीं है ना, तो लंग्स का बाईपास निकाला जाता है, एंड दिस देर ये डायरेक्ट दो ऑरियम है ना ऊपर के ऑरिकल्स, उसके बीच में होल होता है, तो ये ब्लड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आके बाईपास होता है, एंड उसका बाईपास जो उधर जाने का बाईपास है लंग्स में, उसके लिए ये डक्टस एंटेरियरस का एक होल होता है, कि वहां से उसको बाईपास करके डायरेक्ट आयोटा में ब्लड पास किया जाता है ना। तो वो ब्लड वहां से आता है, वहां से जाता है, एंड ब्लड का प्यूरिफिकेशन इज हैपनिंग इन द प्लेसेंटा। तो यहाँ पे लंग्स नहीं है, प्लेसेंटा उसको ब्लड प्यूरिफाई करके भेज रहा है और लंग्स को। अभी जब भी बेबी इज गेटिंग बॉर्न, जैसे ही बेबी बॉर्न करती है, द मोमेंट द बेबी इज आउट, इमीडिएटली फोरामेन ओवल एंड डक्टस एंटेरियर्स बंद हो जाते हैं। फोरामेन ओवल बंद हो जाता है, डक्टस एंटेरियर्स बंद हो जाता है। अभी एक पोजीशन ऐसी आती है फिटस, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए, कि प्लेसेंटा है, वहां से आने वाला ब्लड कट, जैसे प्लेसेंटा हो गई तो अभी ब्लड नहीं है, और ये दोनों पाथ बंद हो गए, तो उसको अभी खुलना क्या है, काम करने के लिए लंग्स खुलने हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट ब्रेथ। और इसीलिए उसको उल्टा करके थप करके देते हैं एक चपटी, तभी क्या होता है, जोर से जो हवा नाक से अंदर जाती है, एंड immediately the lungs expand and start functioning, टक टक टक। तो लंग्स फंक्शन करना चालू करेंगे, तो हार्ट का फंक्शनिंग
ऑटोमेटिकली नॉर्मल वे से चालू होगा, है एंड ना। सर यहाँ पे क्राइंग कैसे हेल्प करता है टू डेवलप द क्राइंग मतलब जो खोलने के लिए जो क्राई है, जोर से हवा दबाव देना है, तो वो क्राई है, दैट इज अ क्राई, ओके दैट इज अ क्राई। जब भी क्राई करेगी, तुम देखो ना, रोक के देखो, तुमको कितना अंदर से प्रेशर आता है, दैट प्रेशर इज क्रिएटेड बाय क्राइंग। करके जब भी बेबी क्राई करेगी, इमीडिएटली द लंग्स विल स्टार्ट, हवा अंदर घुस जाएगी और lungs will start operating. That is the beauty. Okay. So let us move ahead. समझ में आया ना? I think समझ में आया. सर अभी this is very important. I will सर एक finish. क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, बच्चे के दिल में जो छेद होता है, इज इट द सेम विद दिस फोरामेन ओवल और डक्टस? अभी क्या होता है ना, कभी कभी बाय चांस कभी कोई जेनेटिक फॉल्ट रह जाता है, तो ये डक्टस, ये फोरामेन ओवल प्रॉपरली बंद नहीं होता है, देन द इम्प्योर ब्लड गेट्स मिक्स्ड इनटू द प्योर ब्लड, ये प्रॉब्लम होती है, एंड देन ओपन हार्ट सर्जरी करके उसको बंद किया जाता है। यस, दैट इज करेक्ट थिंग। एंड जेनेटिकली जो होती है ना, तो यू सी द बेबीज स्टार्ट लुकिंग ब्लू, तो Yes. उनको ब्लूइश दिखना चालू होता है, मतलब ब्लू बेबी बोलते हैं। reddish, looking reddish is the sign of health, looking bluish मतलब impurity in the blood। इसलिए जो दिस ये जो बीमारी है ना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये बीमारी इज इन द जो ब्रिटिश राज जो है ना, जो रॉयल फैमिली में ये बीमारी है, जेनेटिक बीमारी। तो पहले जो प्राउडली बोलते थे वी आर ब्लू ब्लड वगैरह कुछ नहीं, बीमारी है उनकी जेनेटिक। ओके, Okay, sir. Thank you. वी आर आल्सो नोन एज ब्लू ब्लड। तो कोई स्पेशल नहीं है राजा करके, बीमार है बेचारे। तो एनीवे, तो दैट इज द वन थिंग। कभी कभी ये ऐसे कुछ हम लोग को आगे जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट आएगा ना, तो ये डिस्कस करेंगे कि कभी कभी कैसे बाईपास प्रॉपरली बंद नहीं हुआ तो कैसे होता है, एंड देन सर्जिकली उसे करेक्ट करना। तो फॉर व्हाट यू आस्क कि दोनों के बीच में जो होल होता है, हार्ट में होल होता है, तो हार्ट में बाहर होल नहीं होता है, ये दोनों ऑरियम के बीच में होल होता है, दैट इज वन। ओके, तो हम लोग समझते हैं हार्ट में होल होगा मतलब आर पार होल है, ऐसे होल होगा तो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहेगा, है ना। तो ये अंदर होते हैं। एनीवे, नाउ कमिंग टू द ब्लड पीएच, दिस इज वेरी वेरी वाइटल फैक्टर। वो दिन डॉक्टर ने भी बताया कि ब्लड पीएच कितना इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड पीएच इज 7.35 to 7. बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट एज 7.4 में ब्लड पीएच मेंटेन करती है हमेशा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड एसिडिक बनेगा एंड पीएच विल ड्रॉप एंड देन यू विल हैव प्रॉब्लम। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कुंभक जो है, इट्स नॉट टू बी डन विदाउट एनी गाइडेंस। ज्यादा कुंभक लगाएंगे, ज्यादा ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी, देन ब्रेन के न्यूरॉन्स मर जाएंगे। इसलिए प्राणायाम को दुधारी शस्त्र बोला जाता है, मतलब डबल एज स्वॉर्ड, है ना, कि जितना उपयोगी है उतना डेंजरस है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, कि ज्यादा तक का कुंभक लगाना, स्पेशली अंतर कुंभक ज्यादा लगाना है, बाह्य कुंभक थोड़ा सा चल सकता है तुम प्रैक्टिस। इसलिए हमें प्रैक्टिस क्या दी है, सहज कुंभक जितना पॉसिबल है उतना करो। कुंभक क्यों फायदेशीर है वो भी बताता हूँ, वो बाद में करते हैं हम लोग। अभी एक ही इसमें इतना सब लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, 1 घंटे में 2 घंटे का लेक्चर, फिर भी बताता हूँ। कुंभक जब भी लगाते हैं ना, सो दैट इज व्हेन द ब्लड आई मीन सॉरी द ब्रेन इज द लेजिएस्ट ऑर्गन। उसको है ना कुछ मतलब एकदम लेजी है। हम समझते हैं कि प्राणायाम से ऑक्सीजन आता है एंड ब्रेन को अच्छा होता है। नो, ब्रेन है ना इज अ लेजी है। ब्रेन को धक्का मारने के लिए, उसको पॉइंट करने के लिए, जैसे बैल नहीं भागता है तो उसके हाथ में एक ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बैल को ऐसे नीचे से चुभता है तो बैल जोर से भागता है ना। तो वैसे इसको कुछ चुभाने के लिए ब्रेन को क्या देना पड़ता है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देनी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा देगी तो ब्रेन कट करके जागरूक अवस्था में आ जाता है, एंड व्हेन दिस ब्रेन gets activated due to
कार्बन डाइऑक्साइड, बट कितनी मात्रा? उतनी मात्रा जितनी चाहिए। ज्यादा मात्रा देंगी तो न्यूरॉन्स बनते हैं, इसलिए कुंभक इज नॉट ए इजी थिंग। तो सर्च तो ये प्रैक्टिस जब भी ब्रेन को होगी तो ब्रेन विल ऑलवेज रिमेन एक्टिव ड्यू टू द प्राणायाम, इसलिए उससे ब्रेन एक्टिव रखने के लिए इट इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो ब्रेन को पूरा एक्साइट कर देता है, दैट इज द थिंग। बट ये हमेशा विदाउट गाइडेंस और विदाउट नॉलेज करना ठीक नहीं है। okay? Increase CO2 will make the blood acidic. Blood acidic होगा, that is also dangerous, है ना? And too low or too high, brain ceases to function. बहुत ऊपर नीचे हो गया, डरने की कोई बात नहीं, बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, इट इज ऑलवेज मेंटेनिंग, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट्स बेकार के करना नहीं है, यही एक क्वेश्चन की बात। ओके, अभी लंग कैपेसिटी, ये तो एकदम सबको यही प्रॉब्लम आता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, तो इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉर्मल वॉल्यूम, जितना हम मतलब कुछ कर नहीं रहे तो सांस ले रहे हैं तो आधा लीटर हवा अंदर जाती है, तो ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। दूसरा क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब भी डीप ब्रीदिंग करो अप्रोक्सीमेटली 2.9 लीटर्स का हवा अंदर लेते हैं, 3 लीटर तक का, है ना? ये हो गया डीप ब्रीदिंग। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर ढकेल दो, कितना है? ज्यादा से ज्यादा 1.4 लीटर तक बाहर जाएगा। इनहेलेशन कैन गेट मोर, एक्सहेलेशन ज्यादा बाहर फेंकेगी नहीं। एंड देयर इज वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी है तीनों का टोटल मार दो, हो गया 4.8 लीटर, हो ना? लेकिन लंग की कैपेसिटी कितनी है? टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? वो ज्यादा है, टोटल लंग कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 5.8 to 6 लीटर अप्रोक्सीमेटली। क्यों? कि हमेशा रेसिडुअल मतलब कुछ ना कुछ हवा, अगर ये 1 to 1.2 लीटर का हवा लंग्स में नहीं बचेगा तो लंग्स फट करके कोलैप्स हो जाएंगे, ये तुम निकाल ही नहीं सकते। ये रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेशन में रिजर्व वॉल्यूम हमेशा ही रहता है। अभी जो अभी ले लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अभी चलो हाँ चलेगा, अभी ले लेता हूँ, शायद हम लोग इसके डिसीजेस परसों ले लेंगे तो ये खत्म कर देंगे। तो ये जो है ना, वाई इनहेलेशन एक्सहेलेशन शुड बी लॉन्गर देन द इनहेलेशन, राइट? तो इसका कारण यही है। इनहेलेशन मतलब जब भी तुम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से तुम जब भी एक्सहेलेशन ज्यादा करोगे तो ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है तुम्हारे अंदर, दिस इसमें से ज्यादा चर्निंग होना चाहिए। एंड दिस रिजर्व वॉल्यूम जो है तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हमेशा शुड बी फ्रेश, ये स्टेल नहीं होना चाहिए। जनरली दिस रिजर्व वॉल्यूम रिमेन्स एट द लोअर लोब्स ऑफ द लंग, तो उसको ज्यादा एक्सहेलेशन जब भी करेंगे, एक्सहेलेशन लॉन्गर देन इनहेलेशन जब भी रहेगा, तभी ये रेसिडुअल वॉल्यूम विल कीप ऑन चेंजिंग, फ्रेशन एंड फ्रेशन रहेगा। दैट इज द रीजन व्हाई एक्सहेलेशन शुड बी लॉन्गर देन द इनहेलेशन। तो ये हमेशा ज्यादा रखनी है, ओके? एंड दैट व्हेन यू डू ना, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हो ना, तभी भी देखो कि तुम्हारा एक्सहेलेशन। एंड दूसरा एक आदत थोड़ा सा हमें लगना है कॉन्शियस, मतलब जब भी रहेंगे ध्यान में रहेगा, हम ऐसे बैठे इनहेलेशन लेंगे तो देखो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बीच में एक पॉज आता है, दैट इज ए नेचुरल कुंभक तुम्हारा। तो ये कुंभक है ना, मतलब जो नेचुरल कुंभक जो आता है उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ाना नॉर्मल से। फिर एक्सहेलेशन, तो दूसरा सांस लेने से पहले थोड़ा रुक जाओ, फिर थोड़ा अंदर ले लो, मतलब स्लो डाउन योर ब्रीदिंग। इसमें से दो फायदे होते हैं, एक तो स्लोइंग डाउन ब्रीदिंग calms down your mind, and slowing down and halting will give good time for your gas exchange. Another thing, when you are giving longer time for the resting time जब भी देते हैं तो your coronary arteries are supplying, this is the time when your heart actually is getting the blood. तो रेस्टिंग टाइम जो है डायस्टोलिक का रेस्टिंग टाइम में जब ये आयोटा से ब्लड बाहर जाएगा, एंड व्हेन यू रेस्ट
that time the blood is rushing into the heart के बाहर के जो coronary arteries है वहाँ पे जाके heart को nourishment देते हैं. So many things are happening in one thing when you are doing this exhalation longer than the inhalation. Waiting period दोनों के बीच में रहेगा. So your heart get nourished, coronary arteries में अच्छा सा supply होगा heart को, residual volume निकल जाएगा, gas exchange को फायदा होगा. So you got your answers, Swarna madam, तुमको ये आंसर राइट? Yes, Am I sir. audible? आ रहा है ना? हाँ. सब Yes, sir. एकदम सब हो गए. हाँ. सब हो गए सब तो सुनने को गया सर ही. जिनके इंटरकोस्टल मसल्स फॉर एग्जांपल चेस्ट ब्रीदिंग नहीं कर पाती है जो एक सेकंड नीतिका. हाँ Now जी. respiratory disorders. It is already 10:10 हो गए. So I think we will stop here. I will stop sharing. चाहे तो थर्सडे को respiratory disorders कर लेते हैं. हाँ? Yes, sir. अभी Yes, sir. ऑफिशियली मैं 9:10 को चालू किया था, 10:10 को मैं क्लोज कर रहा हूँ 1 घंटे में. सो ऑफिशियली आई विल क्लोज द सेशन. तुमको जो भी है अभी आप कुछ भी क्वेश्चंस है ना, सो दोज हु वांट टू लीव, समझो जाना है क्या करना है, वांट टू गो रिटायर टू बेड अर्ली दे कैन लीव. दोज हु वांट टू हैव क्वेश्चंस कैन वेट. आई विल वेट फॉर यू. ओके. सो पहले बताओ कि यहाँ तक तो कुछ समझ में तो ठीक आ रहा था ना? व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग was good, no? Yes, sir. Yes, sir. Huh? Sir, एक सेकंड. Sir, one question about चैटबॉक्स में कुछ mouth डाले हैं. mouth एक breathing. मिनट. चैटबॉक्स में कुछ डाले हैं. Sir, it means then food will not enter into nasal cavity due to food will not enter. ये तो सब बॉडी के अरेंजमेंट है, तो ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है. So if a person is not able to smell, does it mean the olfactory receptors are? Obviously olfactory receptors नहीं काम करते, मतलब चोकिंग हो गया, कुछ हो गया है ना. तो कोरोना में तुमको नहीं आता था स्मेल. दैट इज बिकॉज वो सब ब्लॉक हो गए थे, है ना. कोरोना में स्मेल नहीं आ रहा था, डर गए थे लोग, मुझे कुछ स्मेल नहीं आ रहा है. तो दिस हैपेंस. ज्यादा तुमको खांसी या तुमको कोल्ड हो गया तो भी स्मेल नहीं आते हैं ना. इट इज बिकॉज दैट olfactory nerves are not getting the sensation. Correct. हाँ, अभी पूछो. यस कृष्णा, यू आर आस्किंग. सॉरी Sir, आई. ये माउथ ब्रीदिंग जो करते हैं, राइट? सो typically sometimes when we are running fast or something, तो बहुत बार ऐसे मुंह से सांस मतलब शैलो ब्रीदिंग या शॉर्ट ब्रीदिंग के लिए मुंह से सांस लेते हैं इंस्टेड ऑफ नेजल ब्रीदिंग, राइट? ट्राई करो जोर से भागने के बाद सिर्फ नोज से नाक से सांस लेने की. होगा नहीं, बिकॉज बॉडी इज डिमांडिंग मोर ऑक्सीजन. यू आर कंज्यूम्ड एनर्जी, यू आर आउट ऑफ ब्रेथ. So that is the arrangement the mouth is. So automatically you will breathe because body needs oxygen urgently. तो लेते ही है ना. Right. So sir, in that case, हाँ, but ऐसे है ना, बैठे बैठे ऐसे लेते हैं, that is wrong, है ना. But if you are running, if you are exhausted, naturally the body will automatically take the breath. तो तुमको बॉडी की जरूरत है ना कि ज्यादा ऑक्सीजन की, ज्यादा हवा की. तो अपने आप nose is not giving enough air, तो obviously mouth will open. तो mouth से सांस अंदर आएगी. It is not right. So natural. So in that case, जो internally जो mechanism है, जैसे typically mouth will be more connected to the food pipe, right? तो उसमें फिर वो कैसे mechanism कैसे ये adjust नहीं. जब ये हवा आती है ना, so ऐसे नहीं है ना कि हवा आती है तो हवा ट्रैकी का ओपनिंग इंटरनली नहीं. तुम खाना खाते हो तो एपिग्लॉटिस बंद रहेगा, खाना नहीं खाते हो तो ट्रैकी मस्त ओपन रहेगा. हवा जो आएगी सब पूरी लंग्स में ही जाएगी. बिल्कुल. Nothing is wrong. Yes. This is natural, absolutely natural. You need more oxygen, that is why your mouth is open, automatically open. Okay. हाँ. Yes, निर्जा जी अनम्यूट करो खुद को, अनम्यूट करके. सर मुझे एक पूछना था, हम जब नाड़ी शोधन करते हैं तो रेशियो जो रहता है 2:4:2 जो है, मतलब 2 काउंट तक श्वास लेंगे और फिर कुंभक करेंगे. हम लोग ज्यादा टाइम कुंभक करते हैं और एक्सहेल मतलब 2:8:4 इस तरीके से, एक अप्रोक्सीमेट वो बता रही हूँ. तो सर जब हम कुंभक करते हैं
तो कुंभक जो है वो एक्सहेल से ज्यादा क्यों होता है, जबकि आपने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे उसमें ज्यादा दैट रहता है इज तो दैट इज डेंजरस ना। नहीं नहीं, डेंजर नहीं है। सुनो, ये पहले सहज कुंभक की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी सी, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड जब भी जो अच्छा सा कुंभक करते हैं, यू देखो दोस पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी, मतलब उनका ब्रेन अच्छे से शार्प शार्प वर्किंग करता है। उनका ब्रेन है ना, एक सेकंड, हाँ सर। गिरिजा जी, मैं आपको थोड़ा हाँ म्यूट करता हूँ, आपके यहाँ से थोड़ा आवाज आ रहा है, बट यू कैन स्टिल लिसन टू मी। ये जो है ना, अभी देखो यहाँ पे भी इनहेलेशन, एक्सहेलेशन इज लॉन्गर देन इनहेलेशन, यहाँ पे भी है ना। एंड कुंभक हम प्राणायाम में जो लगाते हैं, ये बंद लगा के कुंभक लगाते हैं, इसका मतलब वी आर स्टॉपिंग, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रेन को प्रैक्टिस दे रहे हैं, ब्रेन को प्रैक्टिस दे रहे हैं कि ये एनवायरमेंट में रहने की, एंड देन ब्रेन ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव। तो ये बोलते हैं ना कि दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। देखो, आई विल एक्सप्लेन इट सम टाइम। हम लोग जो काम करते हैं ना, सो बहुत से काम है ना, व्हाई आई कॉल ब्रेन इज अ लेजी ऑर्गन। अभी देखो, बहुत सी चीजें है ना, तुम अननोइंगली करते हो, बहुत सी चीजें है ना, सिंपल सी चीजें है, तुमको कुछ करने का है ना, तो यू विल डू इट वेरी नेचुरली, तुमको पता भी नहीं होगा। कुकिंग करते हो गए तो तुम मसाले का डब्बा लेंगे, यू आर नॉट डूइंग इट पर्पसफुली या इंटेंशनली। सो सर्टन थिंग्स आर हैपनिंग। ड्राइविंग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में वो बाजू में बैठे रहता है आदमी, सिखाता है ऐसे करो, लेकिन एक बार तुम सीख गए ड्राइविंग करने के लिए, तो क्लच कभी डालना है, एक्सेलेटर कभी दबाना है, ब्रेक कभी दबाना है, बात करते करते, गाना गाते गाते भी ड्राइविंग करते हो। साइकिल चलाते हो तो ऐसे सोचते हो कि अभी मुझे पेडल मारना है, नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो ब्रेन इज assigning these activities to a lower part of the brain and again relax. तो योगी क्या बोलते हैं कि ब्रेन को ईच एंड एवरी एक्टिविटी में ऑलवेज कीप इट एंगेज इन द माइंडफुल थिंग। एवरी, मतलब ज़ेन, किसी ने पढ़ा होगा तो ज़ेन में भी बोलते हैं, अगर तुम बर्तन साफ कर रहे हो तो बर्तन ही साफ करो। कैसे साफ कर रहे हो? पूरा घास काट रहे हो तो घास ही काटो, मतलब डू वन एक्टिविटी। सो महर्षि पतंजलि बोलते हैं multitasking not allowed, do one job at a time but with a complete attention, complete mindfulness, and when that mindfulness is there, no, your brain is always active, and when that brain will be made active, हर एक चीज में जो भी चीज करना चाहता हूँ ना, मैं मेरी माइंडफुलनेस से करूंगा। एवरीथिंग विथ माई फुल्ली माइंडफुलनेस, भगवत गीता में भी ऐसे ही बताया, विथ फुल माइंडफुलनेस, मतलब पूरा मन उसमें, हर एक एक्टिविटी में मन। ज़ेन भी वही बोलते हैं, सब वही बोलते हैं कि माइंड माइंड से काम करो, तुम असाइन मत करो, नहीं तो ब्रेन असाइन कर। सो ये ब्रेन को कंटिन्यूअस एक्टिव रखने के लिए योगी क्या करते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करके और कार्बन डाइऑक्साइड का धक्का, कि ब्रेन हमेशा एक्टिव रहे। दैट इज द रीजन। बट बहुत ज्यादा तुम कुछ करने को जाओगे, देन दिस थिंग्स विल हैपन। इसलिए हठ प्रदीपिका का श्लोक याद है ना, प्राणायाम युक्तेन सर्व रोग, क्या बोला है, सब रोग निकल जाते हैं। बट गलत चीज किया, प्राणायाम गलत तरीके से किया तो सब रोग हो जाते। इसलिए प्राणायाम इज नॉट दैट इजी, है ना, सर्व रोग समुद्भव। तो ये इसलिए ये ध्यान दे के समझ के ही करना है। सो कुंभक इज नॉट बैड। इसलिए मैंने क्या बोला, सांस लेके तुम स्टॉपेज करते हो ना, दैट इवन दैट एक्टिविटी इज इनफ। और देखो करके कि छोटी छोटी एक्टिविटी में मैं ये कर रहा हूँ, तो ब्रेन को एंगेज करेंगे ना, दैट ऑल योर थिंग्स विल हैपन। फिर जो ये चीज कहाँ काम आएगी, व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, बुक रीड करने, तो व्हेन यू आर रीडिंग, योर एंटायर फोकस विल बी ऑन दैट पैरा, जो भी तुम पढ़ रहे हो वही आएगा। ये कर रहे हो तो बाहर कहाँ से आवाज आ रहे हैं, गणपति जा रहे हैं, अरे यार गणपति जा रहे हैं, इसके घर गणपति जाना है, यहाँ के 4 सेंटेंस कुछ भी गया काम से। दैट इज माइंडफुलनेस कंप्लीट। मल्टीटास्किंग करना कोई ये नहीं, वो बोलते हैं मल्टीटास्किंग करना है, बट डिबेटेबल। बट महर्षि पतंजलि बोलते नहीं। महर्षि पतंजलि ने जो दिया है ना, चित्त भूमि, उसमें दिया है ना एकाग्र, सबसे एकाग्र तक, मतलब ओनली वन थॉट एट अ टाइम, वन थॉट पे आने का, एंड देन निरुद्ध, वो थॉट भी नहीं,
कंप्लीट, एंड दैट इज व्हाट चित्त वृत्ति निरोध। क्या चित्त वृत्ति का पूरा निरोध हो गया, पूरे थॉटलेस हो गया, दैट मीन्स द योग। यस नीरजा, अनम्यूट, माइंडफुली अनम्यूट करो। हाँ हाँ सर। एक और क्वेश्चन था सर, जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो ऐसे बोलते हैं डॉक्टर, जो पैच आ जाता है लंग्स के ऊपर, तो वो मतलब वो ठीक नहीं होता, वो पैच हमेशा के लिए रह जाता है, तो क्या प्राणायाम थर्सडे को करके? डिसऑर्डर लेंगे, थर्सडे को लेंगे। हाँ, ब्रोंकाइटिस वगैरह थर्सडे को लेंगे, टीबी लेंगे, सब कुछ। यस नितिका। यस सर, एक ना टर्म यूज करते हैं VO2 मैक्स करके इन रनिंग। क्या? सर एक ना, जैसे रन करते हैं ना तो एथलीट्स दे यूज वन टर्म VO2 मैक्स करके। मुझे तो देखना पड़ेगा। हाँ, तो सर ये मुझे पूछना था कि एक तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट कि हमारा बॉडी कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाता है, इज द साइंटिफिक डेफिनेशन, बट एग्जैक्टली वो कहाँ होता है एंड उसको नहीं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो मैं सर बताऊंगा। लेट मी गो थ्रू इट कि जी व्हाट एग्जैक्टली इट इज मीन। हाँ, क्या जी। बोलते हैं उसको? VO2। VO2 मैक्स, मैं VO2 आपको व्हाट्सएप भी कर देती हूँ सर। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऐसे है क्या? ठीक है, ऐसा देखता कुछ रहेगा सर कि हूँ। कितना बॉडी मैं देख ऑक्सीजन एब्जॉर्ब मैं कर पाता है। देख के बता दूंगा ठीक डेफिनेटली। है, थैंक यू सर। यस कृति जी। सर आई वांट क्लैरिफिकेशन ऑन माय थॉट प्रोसेस। अभी मैं सुन रही थी जो नीरजा जी और आपके बीच में डिस्कशन हो रहा था। सर इसलिए हम वाइवेन में शायद प्राण धारणा करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है वेयर वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड। आई थिंक प्राणायाम इज द सेकंड स्टेज, दैट्स द रीजन वी आर प्राण डूइंग धारणा, देखो प्राण धारणा है ना, कोई ऐसे मैकेनिकली करने की चीज है ही नहीं। देखो, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। प्राण धारणा इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल योर स्पिरिचुअल जर्नी। क्यों मैं बताता हूँ? क्यों, क्या है ना कि व्हाट यू हैव टू अचीव फॉर थेरेपी आल्सो, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टीच योर पेशेंट्स। प्राण धारणा है ना, प्राण धारणा लोग इतना लाइटली लेते हैं कि सांसों की गिनती करो, 1 2 3 4, प्राण धारणा प्रथम हो गई, अभी अंदर आने वाली सांस ठंडी, बाहर जाने वाली गर्म, प्राण धारणा नंतर फील करो अंदर नोस्ट्रिल्स पे, देन अंदर जाने वाली गर्म, फिर सॉफ्ट पैलेट पे करो, प्राण धारणा तृतीय हो गई, चलो नेक्स्ट आगे। नो, दिस हैज गॉट अ वेरी वेरी डीप मीनिंग। व्हाई आई टेल यू, देखो व्हाई इट इज हैपनिंग, कि तुम जब ये करते हो, पहले तो कुछ भी मत करो, खाली सांस लेने को सीखो, सांस, है ना, सांसों की गिनती करो। इसका मतलब क्या है ना कि स्टॉप द थॉट्स कमिंग टू योर माइंड। तुम चालू करते हो, क्या करते हो चालू, कि सांस की गिनती, मतलब यू आर काउंटिंग, मीन्स योर माइंड इज गोइंग टू दैट काउंटिंग। माइंड काउंटिंग में जैसे ही गया, अदर थॉट्स आर नॉट कमिंग, देर इज नो थॉट्स के लिए जगह नहीं है, अदर थॉट्स। फिर ये अच्छा प्रैक्टिस हो गया, देन स्लोली यू आर मूविंग टू व्हाट, फीलिंग द फील द टच ऑन द नोस्ट्रिल्स, यानी कि क्या हो गया, थोड़ा और सूक्ष्म लेवल पे गए, सटलर लेवल पे गए। देन यू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग कि कहाँ मुझे नोस्ट्रिल्स के वॉल पे फील हो रहा है, करो तो ये ऐसे फील हो गया। यानी कि पहले काउंटिंग में भी कोई थॉट्स, 10 12 काउंटिंग के बाद कोई थॉट्स घुसता होगा अंदर, कि ये आता होगा ना, बाहर से कोई भी थॉट आता होगा, ये और थोड़ा सटलर लेवल पे चले गए ना आप जैसे ही, तो वो थॉट भी बंद हो जाएगा। फिर हम बोलते हैं कि अंदर आने वाली सांस ठंडी, बाहर जाने वाली गर्म, देन यू स्टार्ट लुकिंग कि सच्ची में मुझे आ रहा है वो ठंडा है और बाहर जा रहा है गर्म है क्या। स्टार्ट, यू आर गोइंग टू स्टील सटलर लेवल, और सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, तो बिल्कुल थॉट बंद हो जाते हैं। एंड व्हेन दिस थॉट्स आर नैरोइंग डाउन प्रैक्टिस से, जैसे ही बंद हो जाएगा, फिर हम बोलते हैं कि इसे फील करो सॉफ्ट पैलेट पे, दैट इज मोर सटलर लेवल। बहुत मुश्किल है, फिर इसका मतलब है कि उधर फील करो, मतलब यू आर ड्रॉइंग योर माइंड क्लोजर 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 क्लोजर, कि बाकी कुछ भी थॉट नहीं है। and then you become quiet, and then you when you go and perform your asana, जब भी करते हो तो आसन में जाते हो, तभी तुमको प्राण धारणा प्रथम करने की, द्वितीय करने की जरूरत नहीं। जब भी आसन का फाइनल पोस्चर लेते हो, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग वेयर दैट
सांस is going, you forget what is the posture of your body. बॉडी का भाग कहाँ है वो तुम भूल जाओगे. कॉन्शियस डिफरेंशियल रिलैक्सेशन मीन्स टोटल जो पार्ट नहीं है सब पूरा शिथिल है बॉडी, एंड योर फोकस इज वहां पे है खाली. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस व्हेन इट इज कंप्लीटली इन दैट फाइनल पोस्चर, स्टेडीनेस में जो है बॉडी इज देयर एंड यू आर फोकसिंग, तो दूसरे थॉट्स नहीं आ रहे माइंड में. दैट मीन्स यू आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दैट आसन. दैट इज द आइडिया. प्राण धारणा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम लोग नहीं समझते. वो फटाफट करते हैं 1 2 3 4 5 प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, तृतीय. नो, दिस यू हैव टू डेवलप. दैट इज माइंडफुलनेस. देन अ टाइम विल कम कि आप ऐसे बैठे बैठे भी करते होगे ना, तो यू कैन फोकस कि क्या है मेरे, मतलब मन के विचार भी कम हो जाएंगे. जैसे मन के विचार कम हो जाएंगे, माइंड जैसे ठंडा हो जाएगा, बहुत से अंदर बॉडी विल स्टार्ट गेटिंग. तो माइंड में इतने थॉट्स है, रफ माइंड इज वेरी चंचल, यहाँ वहां भागते रहते. जैसे ठंडा हो जाएगा ना, बॉडी विल फाइंड टाइम टू हील. वो दिन डॉक्टर भोगल भी बोल रहे हैं, गिव द टाइम फॉर द बॉडी टू हील. मेडिटेशन में फील करो, पूरा शांत हो जाओ. शांत हो जाओ मतलब क्या कि लेट द बॉडी डू इट्स वर्क. बॉडी को अपना काम करने दो. सबसे बड़ा डॉक्टर तुम्हारा खुद का बॉडी है. Body has got all medicines, body has got all the technique to heal. लेकिन हमें उसको टाइम देना है. कैसे देना है? इसी तरह से. वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे बोलने को मौका मिला. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू कृति जी. यस विभा जी. विभा जी अनम्यूट करना पड़ेगा माइंडफुली. सर कभी हम बैठे बैठे यान आता है, यानी हमें दवाइयाँ आती हैं, तो उसमें भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उस समय लेवल डाउन, मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, इसीलिए हम होता है यार्निंग होता है. इसलिए थोड़ा जरूरत है. तो बॉडी हैज गॉट ऑल दिस मैकेनिज्म, यार्निंग, स्नीजिंग. तो हम लोग जब भी वायु का लेक्चर में जाएंगे ना, तो जो दश उपप्राण में जब भी जाएंगे, उपप्राण देवदत्त और ये तुम्हारे जो प्रुकाल वगैरह जो है, ऑल बॉडीज नेचुरल रिफ्लेक्सेस बॉडीज इज गिविंग, है ना. डकार, बेल्चिंग, गैस बाहर निकलना, सब नेचुरल रिफ्लेक्सेस ऑफ द बॉडी. अच्छा, एक चीज मैं भूल गया था, अभी भी थोड़ा सा याद आया, और ये सेप्टम के बारे में. अगर कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो, बाद में मैं उसके बारे में बता दूंगा. एंड देन विल एंड. ये श्रद्धा. हाँ सर एक छोटा सा क्वेश्चन आहे. इट्स रिलेटेड टू द टेक्निक. सॅटर्डेला जे आपण प्रॅक्टिसेस केले रेस्पिरेटरी सिस्टमचे, सावंत सर वॉज सेइंग दॅट कंटिन्युअसली, म्हणून मी आता विचारते. त्रिकोणासन वी डिड ऑन सॅटरडे, तर त्यामध्ये सरांनी सांगितलेलं की जेव्हा तुम्ही दोन्ही हात वर करता त्याच्यानंतर टिल्ट ऑन युअर राईट साइड, आणि वेन यू टिल्ट ऑन युअर राईट साइड, कमरेच्या खालचा पार्ट जो आहे तो सरळच ठेवायचा आहे. वी जस्ट नीड टू टिल्ट फ्रॉम द अप्पर पार्ट. तर बऱ्याच ठिकाणी जसं बघितलेलं आहे की राईट साइडला टिल्ट होत असणार, तर राईट पायाचा टो पण राईट साइडला टर्न करायचा आहे. तर हे असं काही स्पेसिफिक रिझन आहे का? छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये कधी कधी या छोट्या ऍडजस्टमेंट केलंय, त्यांनी काय खूप मोठा फरक पडतो असा नाहीये. मेन याच्यातला फरक काय है, एक मिनट, आपको किसी को समझा नहीं होगा तो उसका क्वेश्चन इज अबाउट द त्रिकोणासन. जब भी करते हैं तो शी इज आस्किंग, राइट साइड में टिल्ट करते हैं तो कभी कभी बोलते हैं कि राइट साइड का टोस थोड़ा सा राइट साइड में राइट डायरेक्शन में रखो. इससे कुछ नहीं होता. मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना कि दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. यू आर व्हेन यू आर बेंडिंग डाउन ऑन द राइट साइड, यू आर पुटिंग प्रेशर फ्रॉम द ऑन द राइट साइड. तो राइट साइड के लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए. परिवर्तित चक्रासन में भी हम लोग ऐसे करते हैं, राइट में और लेफ्ट में जब भी जाते हैं ना, यू आर एक्सपांडिंग. व्हेन यू आर कंप्रेसिंग दिस साइड लंग, यू आर एक्सपांडिंग दिस साइड लंग, यू आर डूइंग दिस इज क्वाइट नेचुरल. तो पाव का पोजीशन थोड़ा सा ऐसे रखने से या ऐसे रखने से, दीज आर माइनर थिंग्स. ये बहुत कुछ टेक्निकल चीजें नहीं है. कभी कभी इनवॉलंटरीली तुम्हारा पाव यहाँ से वहां हो गया तो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है. यस अंजू.
Sir, my question came in connection with Vibhaji's discussion. Sir, मैंने consciously ऑब्जर्व किया है every time I do जीवा बंद एंड सिंह मुद्रा मेरे को उबासी आती ही आती है. So that is your body's natural reflex है, और क्या? ऐसा ना, it's only me I guess. जैसे ही करो नहीं नहीं जीवा नहीं, बंद आता भी मेरे को होगा अपनी तो उबासी आनी किस, शुरू हो किसी जाएगी. ने बताया Like, नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया probably बॉडी में. किसी ने बताया नहीं होगा, किसी ने बताया दिस में भी नेचुरल है, ऐसे कुछ इट्स नॉट वेरी अननेचुरल कुछ नहीं है इसमें. Because I've consciously observed 1-1.5 साल से ऐसा ही होता है. छोड़ दो ना, ऑब्जर्व करना छोड़ दो ना, ऑब्जर्व करना छोड़ दो, बंद करो ऑब्जर्व करना, बस छोड़ दो ना. Yes, nothing मैंने unnatural. इसलिए पूछा, मेरे पार्टिसिपेंट है वो सीनियर सिटीजन है, और सर वो जब भी प्रैक्टिसेस करते हैं उनको इतना उबासी आता है बहुत ज्यादा. मैं तो सोचती हूँ उनको क्यों आता है इतना. तो इनका आने दो, हर एक का बॉडी कॉम्पोजिशन, हर एक की बॉडी अलग अलग से ये करती है, तो कोई ये नहीं है. डोंट पे. सर लेकिन वो प्रैक्टिस करते समय बहुत करते रहते हैं ऐसे. हाँ, वो बंद होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए बस. कल्याणी. हॅलो सर, माझा क्वेश्चन असा आहे, पहिलं तर आता ह्यांनी जो विचारला अंजुजींनी, मला पण सेम जेव्हा मी नवली प्रॅक्टिस करते तेव्हा मला खूप जांभळ्या येतात, म्हणजे असं कंटिन्युअसली जांभळ्या येत राहतात. मग ते पण असं नॉर्मलच आहे राईट? त्याला काय असं म्हणजे विशेष काय स्पेशली रिझन नाहीये किंवा त्याच्यात काय ॲबनॉर्मॅलिटी नाही. इज नो ॲबनॉर्मॅलिटी. फक्त तुझं जसं आतमध्ये आपण जसं प्रेशर मॅनिप्युलेशन करतो तसं बॉडी ऍडजस्ट करते, नथिंग एल्स. बॉडी इट्स ऑल अबाउट प्रेशर मॅनिप्युलेशन अँड द बॉडी माइट बी ऍडजस्टिंग, नथिंग रॉंग. आणि माझा क्वेश्चन असा होता की आता ऑक्सिजन लेवलसाठी की जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये एखादा एक्सरसाइज करताना किंवा कोणताही वर्क करताना जेव्हा क्रॅम्प्स येतात, तर ते क्रॅम्प्स म्हणजे तिथे पाण्याची कमतरता असते की ऑक्सिजन लेवल? क्रैम्प्स इज डिफरेंट. क्रैम्प्स विल डिस्कस मस्कुलोस्केलेटल में, हम क्रैम्प्स की डिस्कशन करेंगे. क्रैम्प्स विल डिस्कस, क्रैम्प्स इज देयर, क्रैम्प, स्पाज्म, तो सब वहां पे करेंगे. Actually, that doctor is also good. She will also explain very nicely, but we will also discuss. Don't worry. You ask that question to that doctor also. She will explain. तो ये वहां पे आने दो. Spasm and cramps. Kalyani, remember and will ask question. अच्छा, one second. If there are no more questions, I'll just explain that small. अगर time permits, 10:30 हो गया. करूँ क्या? It will take. हाँ बोला. मी तो प्रश्न विचारलाय तुमच्या चॅट बॉक्सवर. अरे बापरे, कशाला? कुंभक मध्ये नका विचारू, इकडे विचारा ना, माझे लक्ष नाही चॅट बॉक्स. ओके. हा, कुंभक मध्ये CO2 चं टॉलरन्स तुम्ही म्हटलं होतं ना, ते जरा परत एकदा एक्सप्लेन करा ना प्लीज. काय होतंय, कुंभक करतो ना, when we are doing कुंभक, we are actually holding the breath. We are stopping the breath. What happens? This time we are supposed to exhale out. That means we are supposed to throw the carbon dioxide out, but instead we are holding it inside. And the moment we are holding it inside, that brain gets activated. Brain ला तो हे होतं. पण खूप वेळ जर का, साधी गोष्ट आहे, एक्सपायरेशन ज्याला म्हणतो आपण जर एखाद्याचा गळा दाबला आणि तसंच दाबून ठेवला, तर ब्रेनला कार्बन डायऑक्साइडची मात्रा जास्त होईल ना. द ब्रेन विल गेट द कम्प्लीट and the neurons will die. The man, sometimes what happens, if the यहाँ पे गला अगर जोर से दबाया जाएगा, man, suppose if it doesn't die, but the brain dead हो जाता है. That is the reason. इसलिए ज्यादा होल्ड नहीं करना है, बट इतनी मात्रा में होल्ड करके कि वहाँ ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है. And when the brain gets more carbon dioxide, brain gets oxygen. मतलब झोपेत न उठावतो ना, जैसे नींद से हिला के उठाते हैं, वैसे ब्रेन को हम लोग जगाते हैं. अदरवाइज इट्स अ वेरी लेजी ऑर्गन. अच्छा, अभी वो जो मैं बोल रहा था, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग सिम्पटम इन बिटवीन? सर, बरेच लोकांनी आता एक्झिट केलंय, फक्त 32 लोक. हाँ, सॉरी, मैं किसको म्यूट किया? हाँ, बोला, सॉरी, अनम्यूट करून बोला.
सॉरी। हाँ सर, निर्जा बोलते हैं मैं निर्जा बोल रही हूँ सर। अगर बहुत सारे लोगों ने एग्जिट किया है ग्रुप से अभी, तो अगर आप अभी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारे लोगों का मिस हो जाएगा। But at तो least मुझे 30 people will come to know, no? And they can explain ओके it to remaining 30 people, no? ओके सर। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा उनके हाँ, पास। रिकॉर्डिंग चालू है। वापस बताएंगे, वापस दूसरी बार भी बताएंगे, ऐसे कुछ नहीं कि एक ही बार बताएंगे, ऐसे थोड़ी है। I can explain it again, है ना? So don't worry, I can explain it n number of times. समझ में नहीं आया तो, हाँ? Don't worry. So I can again explain it. So it's a really interesting thing. That is why I wanted to tell. This is related to so many things, है ना? So there are two nostrils, और जहाँ से हवा एक ही इसमें जाती है और ये. So why it must be happening? So this question was there, and in our हमारी जो ancestors के इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? ईड़ा एंड पिंगला. These are the two nadis, है ना? So our explanation is ईड़ा नाड़ी and पिंगला, है ना? ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी. इसलिए ये नोस्ट्रिल बंद करके ईड़ा से राइट नोस्ट्रिल बंद करो, ईड़ा से सांस ले लो तो ठंडा होता है बॉडी. चंद्र नाड़ी है, इससे बंद करो तो सूर्य नाड़ी है. पिंगला नाड़ी से सूर्य नाड़ी, यहाँ से गर्माहट पैदा होती है. ये तो सबको मालूम है, एवरीबडी नोज इट, है ना? तो ये ईड़ा एंड पिंगला, they are connected. But what is the scientific reason behind? So I don't remember the scientist's name, Kreiser or something. I'll tell the name afterwards. So that scientist actually started looking कि what exactly must be happening. What exactly must be happening? Why there are two nostrils and what is happening? So he studied, and not now. He studied nearly 100 years back. Nearly 100 years back, he studied and studied very deeply and very scientifically, conducting experiments. And I will also ask you to conduct experiment if possible. आप भी करो and you will observe this wonderful thing. So, what is the observation? That we think that we are breathing through nose, correct? What is our assumption? That we are breathing through nose. But no, we are breathing through nose, but we are not breathing through both nostrils at a time. Remember, this is very important. We are breathing either by left nostril or by right nostril. Either left से या right से. And whole day this process goes on. For certain period, maybe some 90 minutes or so, you may be breathing through left nostril, फिर change करके right nostril से. कभी ये कम ज़्यादा भी होता है, but continuously this keeps on switching. कि कभी right nostril से breathing होता है, कभी left nostril से breathing होता है. Unconsciously, autonomic nervous system, you never know what is happening. आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये right से हो रहा है या left से हो रहा है, क्या हो रहा है. ऐसे आपके समझ में, without knowing us, this is happening, but he observed it. He observed it consciously and conducting many experiments. बहुत सारे experiment करके उसने वो cycle 40 minutes नहीं है, निर्जाव cycle बड़ा है. हाँ, तो this cycle is little longer, not exactly 40 minutes, but it's longer cycle. Why I tell you also, this at least 90 minutes का तो cycle होता ही है ये. And this depends, कम ज़्यादा थोड़ा होता है, depending upon your activity of the day. Then there is another reason why this is happening. उसका एक reason. Then this is another. Your right nostril is connected to your left hemisphere of the brain. The left nostril is connected to right nostril, and your left nostril is connected to your parasympathetic nervous system. Right nostril is connected to your sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system is activating, मतलब excite करती है body को, and this cools down. Suppose if there is a stress or if there is some situation of a frightening situation, your sympathetic nervous system will be activated immediately. More oxygen, जैसे कृष्णा बोल रहा था, तो सांस भी मुंह से लेने का ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है बॉडी को. हार्ट विल स्टार्ट पंपिंग, नॉर्मल रेट से 72 का पंपिंग है 90 पे जाएगा. ब्लड सर्कुलेशन, मोर एनर्जी विल बी ड्रॉन, एंड भागो
क्या करो, या फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाओ, या एक्साइट हो गए, तो ये सब सिंपैथेटिक। बट जैसे ही सिचुएशन दूर हो जाएगी स्ट्रेस की या इसकी, देन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स ओवर एंड इट स्टार्ट्स कूलिंग द बॉडी, है ना। तो जो हमारे एंसेस्टर्स ने बोला था कि राइट नोस्ट्रिल इज द सूर्य नाड़ी, दैट इज एक्साइटिंग, लेफ्ट नोस्ट्रिल, सो दिस इज प्रूवन साइंटिफिकली कि यस, sympathetic and parasympathetic are connected to right and left nostril. बट ब्रीदिंग क्यों डिफरेंट हो रहा है, इसका क्या रीजन है? तो एक है तुम्हारा एनालिटिकल ब्रेन, एक है तुम्हारा क्रिएटिव ब्रेन। तो ये जो है अभी तुम्हारी दिन की जो एक्टिविटी है, सम एक्टिविटीज आर योर क्रिएटिव एक्टिविटीज, सम एक्टिविटीज आर एनालिटिकल एक्टिविटीज, सम तुम्हारे काम की चीजें होती है। तो अकॉर्डिंगली योर बॉडी इज making the adjustment and accordingly your breathing goes on, है ना। तो ये कैसे होता है, ये बंद क्यों होता है और चालू कैसे होता है? तो व्हाट यू ऑब्जर्व दैट देयर आर, ये नोस्ट्रिल्स के अंदर कुछ टर्ब्यूलेंस है, एंड दिस टर्ब्यूलेंस मतलब ऐसे कुछ क्या बोलते हैं, मसल्स है, एंड दोज मसल्स आर हैविंग, अंदर से उसको मसल्स को एक अच्छी से ब्लड सिस्टम है, and there are some erectile tissues are there. तो क्या होता है, certain period of time, तो वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है। सपोज लेफ्ट में ब्लड सप्लाई ज्यादा हो गया तो ये टर्मिनल थोड़ा सा एक्सपांड होता है एंड इट इज डाइवर्टिंग द एयर थ्रू राइट नोस्ट्रिल, तो राइट से चालू होता है। तो मोमेंट यूर तुम्हारी जो एक्टिविटीज है, एक्शन की चीजें है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा ऊपर जाएगा एंड 90 मिनट्स या सम टाइम के बाद the cycle will change, this will start filling the blood and it will start the cooling. So yeah, very seldom you will breathe through both nostrils, but actually क्या होना चाहिए, we should have the balanced breathing. जब भी तुम्हारा ब्रीदिंग एकदम बैलेंस रहेगा दोनों जगह से, इधर और इधर का नहीं, ये जब भी रहेगा, बिकॉज दिस इज हैपनिंग अनकॉन्शियसली, ये ब्रीदिंग तुम्हारा परफेक्ट दोनों मैक्सिमम टाइम, बिकॉज हार्डली एनी टाइम वी आर ब्रीदिंग थ्रू बोथ नोस्ट्रिल्स इन अ डे। लेकिन अगर ये दोनों कॉन्शियसली अच्छे तरह से बैलेंसिंग रहेगा तो यू विल हैव द बेस्ट ऑफ द हेल्थ, विल हैव बेस्ट ऑफ द थिंकिंग एबिलिटी। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को क्या बोलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम इज अ ब्रेथ बैलेंसिंग प्राणायाम। हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्रीदिंग करते हैं 21, 27 साइकिल्स, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस, देन यहाँ से मतलब यू आर एक्टिवेटिंग दोस टर्ब्यूलेंस कंटिन्यूअसली, दिन में 2 बार अगर करते रहेंगे एंड दिस प्रैक्टिस गोज ऑन, देन यू विल सी वंडर्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द अनुलोम विलोम प्राणायाम। You can try yourself and it will happen in your patients also, because balancing of the breath जब अनुलोम विलोम, बट ये बराबर सिखाना चाहिए कैसे होना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, सांस लेना है एंड देन फुल्ली, जैसे मैंने बोला, जैसे कृति जी ने पूछा था, कॉन्सेंट्रेटिंग योर माइंड विदाउट थॉट्स। नहीं तो यहाँ पे चालू है एक रिचुअल चालू है, उससे कुछ नहीं होगा, बट प्रॉपरली करेंगे, बंद लगाने का भी जरूरत नहीं, जो मूल बंध त्रिबंध लगाने का जरूरत नहीं, बट ये करो। हाँ, तो ये सब चीजें अगर होंगी तो ये बैलेंसिंग प्राणायाम विल गिव यू ट्रिमेंडस बेनिफिट्स एंड दिस इज एन एक्सलेंट एक्सरसाइज यू विल सी। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो तुम कभी भी कर सकते हैं। आपके लेडीज के पर्स में छोटा सा एक मिरर होता है ना, वो मिरर होता है, तो क्या करो, वो मिरर थोड़ा सा सामने रखो, सांस ले लो एंड ब्लो करो मिरर के ऊपर, इमीडिएटली मॉइस्चर आएगा। जो नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग प्रोमिनेंट है ना, उधर का जो तुम्हारा मॉइस्चर है ना, वो थोड़ा टाइम लॉन्गर टाइम रहेगा, और ये जो है ना वो जल्दी निकल जाएगा। जो से तुम्हारा कम चल रहा है ना, इट विल नॉट गो साइमल्टेनियसली, जैसे तुम करोगे एक साइड का तुरंत मॉइस्चर निकल जाएगा, दैट मीन्स यू आर ब्रीदिंग लेस फ्रॉम दैट साइड एंड इट इज रिमेनिंग ऑन द साइड। ये एक छोटी सी चीज बताने वाली थी।
सो दैट इज, ऐसे ही नहीं बनाए प्राणायाम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे प्राणायाम नहीं बनाए, और इसके पीछे कुछ साइंस है, मे बी हमारा जो साइंस है मॉडर्न साइंस हैज फाउंड आउट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मॉडर्न साइंस इज स्लोली फाइंडिंग आउट, दैट इज व्हाई योग एंड मॉडर्न साइंस शुड कम हैंड इन हैंड, कॉम्प्लीमेंट्री, नो साइंस शुड लुक अपॉन अदर साइंस, ऐसे हो तुम्हारा योगा बेगा कुछ नहीं है, बकवास है, ऐसे साइंटिस्ट भी बोल नहीं सकते, है ना। आई टेल यू द बहुत सारी अमेजिंग चीजें बता सकता हूँ, नॉट नाउ, बट ऐसे एक कभी मिलेंगे तो बता दूँ। तो ये these are amazing things, how and what is the science behind it, वो समझ के अगर करेंगे ना, then you will have the wonderful things, okay, you will find that you are getting wonderful things, okay, so this you can experiment and then you can see by yourself. नवीन माहिती मिळाली. बस करते हैं, हाँ हाँ बहुत टाइम लिया तुम्हारा, नहीं सर, थैंक यू सर. stop recording if you want. Informative, sir.